चैप्टर 11 वृषांक हत भाव्या। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे वृषांक और भाव्या के लिए मंदिर में एक ऑकवर्ड माहौल हो गया था, जिससे निकलने के लिए वृषांक उसे घर लेकर निकल जाता है, जहां वृषांक को कुछ काम से बाहर जाना पड़ता है, जिसे देख भाव्या उसे जल्दी घर आने को बोलती है। वही वृषांक और विशाल मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे वो अपनी कंपनी शुरू करेंगे। अब आगे विशाल के वहां से जाने के बाद वृषांक कुछ देर वहीं बैठा रहता है, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसकी मुलाकात किससे होने वाली है। वो वहां से उठकर जाने ही वाला था कि उसे निशा और समीर कैफे के अंदर आते हुए दिखाई दिए, जिसे देख वृषांक के पैर मानो वहीं जम से गए। वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाया। निशा को देख वृषांक की आंखों के सामने से उसके साथ बिताया हुआ समय घूम गया और वो ना चाहते हुए भी वापस बैठ गया। वहीं निशा और समीर इस बात से बेखबर कि सामने उनका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा है, उसका सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गए। वैसे उनकी गलती भी नहीं थी, इस वृषांक को तो वो लोग जानते ही नहीं थे, तो डरते भी कैसे। वही वृषांक उन दोनों के देखकर गुस्सा और दुख दोनों महसूस कर सकता था। गुस्सा इसलिए कि उन दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया था, और दुख इसलिए कि चाहे जैसी भी हो निशा, लेकिन वृषांक ने उसे कभी अपने सच्चे दिल से प्यार किया था, और अपने प्यार को किसी और के साथ के देख दुख तो होगा ही ना। वहीं इन सब से बेखबर निशा और समीर दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इस समय दोनों एक प्यारे कपल की तरह लग रहे थे, जिन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि इन चेहरों के पीछे कितना काला चेहरा छिपा हुआ है। दोनों बातें करते हुए कॉफी पी रहे थे। वही वृषांक तो बस उन्हें गुस्से से ही देखे जा रहा था। तभी समीर ने निशा से पूछा, वैसे निशा, मैं एक बात पूछूं? ये बात मैं तुमसे हमेशा से पूछना चाहता था कि तुम इतने समय तक वृषांक की गर्लफ्रेंड रही, क्या तुम्हें एक भी बार उससे प्यार नहीं हुआ? मतलब वो तो काफी हैंडसम था और अमीर भी, तो क्या एक बार भी तुम्हारा मन नहीं किया कि यार उसे सच में डेट करती हूँ? उद्धरण चिन्ह। वही निशा वृषांक का नाम सुन के काफी चीड़ गई थी और समीर से हल्के गुस्से से बोलती है, समीर, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसका नाम तक मत लिया करो मेरे सामने। जिसे सुन समीर उसे शांत कराते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, नहीं लूंगा, लेकिन बता तो दो। जिस पर निशा समीर के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं तो बस हमेशा तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती थी। अब तुम्हारे बारे में सोचने से फुर्सत मिलती तब ना उसकी तरफ ध्यान जाता। मैंने तो उसे आज तक कभी प्यार किया ही नहीं, यहाँ तक कि जब वो मुझे गले लगता था तब भी मैं तुम्हारे ही ख्यालों में रहती थी और सोचती थी कि तुम मुझे गले लगा रहे हो। फिर अपना हाथ समीर के चेहरे से हटाकर कहती है, वैसे भी उस जैसे इंसान से कोई भी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तो प्यार का मतलब भी नहीं पता था, हमेशा बस काम काम करता रहता था। अरे यहाँ तक इतने साल की रिलेशनशिप में उसने मुझे कभी हाथ तक नहीं लगाया था, और जब मैं कुछ करने को होती तब वो मुझे मना कर देता, ये कहकर कि ये सब शादी के बाद। वो एकदम एक्सप्रेशन लेस हार्डकोर राक्षस था, जिसे प्यार जैसे शब्दों से कोई मतलब नहीं था। फिर समीर के आंखों में देखते हुए कहती है, बेबी छोड़ा ना उस लुजे की बातें, हम अपनी बातें करते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर वो दोनों और बातों में लग गए, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि वहीं कोई और भी बैठा उनकी बातें सुन रहा था, जिसका दिल आज पूरी तरह टूट गया था। ये सुनकर निशा ने उससे कभी प्यार किया ही नहीं था, उस पूरे टाइम वो बस मुझसे प्यार का नाटक करती रही। ये सोच सोच कर भी वृषांक का खून खौल रहा था, इसलिए वो वहां से उठकर जल्दी ही निकल गया। वरना आज जितना उसे गुस्सा आ रहा था, अगर वो वहां से नहीं निकला होता तो शायद आज ही वो निशा और समीर का खून कर देता। वहां से निकल वृषांक को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो कहाँ जाए, क्योंकि उसका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। तो वो जाकर एक क्लब में बैठ गया और शराब पीने लगा, ये सोचकर शायद वो शराब के सहारे से ही सही निशा की यादों से तो दूर रहेगा, लेकिन शराब से कभी किसी की यादें गई है जो वृषांक की जाती। काफी देर शराब पीने के बाद अब उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन किसी तरह वो उस क्लब से बाहर निकला और प्रजापति पैलेस निकल गया। वहीं आज फिर भाव्या की नजरें दरवाजे पर ही थी, क्योंकि काफी रात हो गई थी, लेकिन वृषांक अभी तक घर नहीं आया था। आज के हुए इंसिडेंट भाव्या को कुछ अलग तरह का लगाव हो गया था वृषांक से, जिसका मतलब शायद अभी भाव्या समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे वृषांक की चिंता हो रही थी। वहीं आज भावेश जी और कौशल्या जी आज किसी बिजनेस पार्टी में गए थे, तो भाव्या घर पर अकेली थी। वहीं वृषांक किसी तरह खुद को संभालते हुए घर तक पहुंचा। वहीं उसे आता देख भाव्या को फिर एक बार गुस्सा आ रहा था कि उसके कहने के बावजूद आज भी वृषांक लेट आया था। वो तुरंत जाकर वृषांक के पास खड़ी हुई और बोली, विशी, ये कोई समय है घर आने का, जबकि मैंने कहा था तुम्हें जल्दी आना, लेकिन तुमने सुना नहीं। वो बोले जा रही थी, लेकिन वृषांक को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस एकटक भाव्या को ही देखे जा रहा था। उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। उसी गुस्से और शराब के नशे में उसे भाव्या में निशा नजर आने लगी, जिसे देख वृषांक खुद पर काबू खो बैठा और भाव्या के पास जाकर उसे कसकर पकड़ते हुए गुस्से से कहता है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, तुमसे थोड़ा हंसकर बात क्या कर ली? तुमने तो मुझे अपना गुलाम समझ लिया। किसने कहा था तुमसे मेरा इंतजार करने को? तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पहले ध्यान रखने का दिखावा करती है, फिर जब लड़का उनके आगे पीछे घूमने लगता है तो उसे जान से मार देती है।
उद्धरण चिन्ह। वही भाव्या को वृषांक ने इतनी जोर से पकड़ता था कि उसे बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। अब ये आंसू उस दर्द की वजह से थे या फिर वृषांक की बात सुनकर ये कह पाना थोड़ा मुश्किल था। वही भाव्या को समझते देर नहीं लगी कि वृषांक ने ड्रिंक की हुई है। उसने अपने दर्द को एक साइड रखकर कहा, वृषांक तुमने ड्रिंक की हुई है, तुम इस वक्त होश में नहीं हो। जिसे सुन वृषांक गुस्से से कहता है, सही कहा तुमने, अब तक होश में नहीं था मैं। होश में तो अब आया हूँ, तुम ही ने कहा था ना कि मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। तो ठीक है, आज रात मैं तुम्हें वही प्यार दूंगा जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए प्यार का यही मतलब है ना। ये बोल वो भाव्या के साथ जबरदस्ती करने लगा। वही भाव्या समझ चुकी थी वृषांक नशे में उसे कोई और समझ रहा है, लेकिन उसे फिर भी बुरा लग रहा था। वो अपने आप को वृषांक से छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन वृषांक था उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिससे तंग आकर भाव्या ने उसे खुद से अलग कर एक जोर का थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ से अब जाकर वृषांक को होश आया तो उसने सामने भाव्या को रोता हुआ पाया। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि उसने भाव्या को निशा समझकर उसका गुस्सा भाव्या पर उतारने जा रहा था। इस बात का एहसास होते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। भाव्या भागकर अपने कमरे में जा चुकी थी। वही वृषांक को भी अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उससे कैसे ऐसी गलती हो सकती है। इस बात से उसे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने सामने दीवार पर एक जोर का मुक्का मारा, जिससे उसका हाथ जख्मी हो गया। लेकिन वृषांक को दर्द का एहसास ही नहीं हुआ, या यूं कहे कि उस दर्द के आगे जो उसने भाव्या को दिया था उसे अपना दर्द दिख ही नहीं रहा था। वो तुरंत भाव्या के पास जाना चाहता था, लेकिन ये सोचकर इस वक्त उसके पास ना जाना ही सही होगा, वो वहां से अपने कमरे में चला गया। वही भाव्या भी रोते हुए अपने कमरे में आ गई और जाकर अपने बेड पर लेट गई और रोते हुए कहने लगी, तुमने ऐसा क्यों किया विशी? मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मुझे दुख इस बात का है कि तुमने मुझे कोई और समझ लिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी विशी, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये बोल वो रोते रोते ही सो गई। उधर वृषांक का नशा भी पूरी तरह उतर चुका था। उसे खुद पर काफी शर्म आ रही थी कि वो एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो जानता था कि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत कितनी मायने रखती है। वो खुद उन लोगों से नफरत करता था जो लड़कियों को खिलौना समझते थे, लेकिन आज उसने खुद ही किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, वो भी उस लड़की के साथ जो पहले ही इस तरह के हादसे से उभरने की कोशिश कर रही थी। बल्कि सुबह वो खुद ही ऐसे लोगों से उसे सतर्क रहने के लिए बोल रहा था और रात में उसी ने उसके साथ वृषांक को अब खुद से ही नजरें मिलाने में शर्म आ रही थी। उसे खुद से ही घिन सी आ रही थी, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था सिवाय पश्चाताप के। इसीलिए कहा गया है कि क्रोध और घमंड इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और क्रोध में बोले गए बात या किए गए कार्य हमेशा विनाश ही लाते हैं। इसलिए इंसान को हमेशा अपने आप को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अपने क्रोध और घमंड पर जिस इंसान का जितना काबू होगा वो उतना ही आगे जाएगा। 12 वृषांक का भाव्या को मनाना। अब तक आपने पढ़ा कि वृषांक ने अपनी कंपनी खोलने की सारी जिम्मेदारी विशाल को दे दी थी, जिसे सुन वो कैफे से निकल गया। लेकिन तभी वहां निशा और समीर आ जाते हैं, जो कि वृषांक के बारे में ही बात कर रहे थे, जिसे सुन वृषांक का गुस्सा काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से उसने ना चाहते हुए भी भाव्या को निशा समझकर उसे हट कर दिया। अब आगे भाव्या जहां रोते रोते सो गई थी, वहीं वृषांक की आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी। वो रात भर यही सोचता रहा कि कल सुबह वो कैसे भाव्या का सामना करेगा। यहाँ तक उसने तो कसम खा ली कि आज के बाद वो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा, क्योंकि इस शराब ने ही तो सारा खेल ही बिगाड़ा था। अगले दिन सुबह भाव्या की नींद वृषांक के पूजा करने से खुली, जिसे सुन जल्दी जल्दी फ्रेश होकर नीचे आए। सबको अब इस चीज की काफी आदत हो चुकी थी। वहीं कौशल्या जी और भावेश जी भी इस बात से काफी खुश रहते थे। पूजा खत्म करने के बाद सबने आरती ली, लेकिन वृषांक की नजरें तो सिर्फ भाव्या को ढूंढ रही थी। सब आरती लेकर निकल गए थे, लेकिन वृषांक को भाव्या कहीं नहीं दिखाई, जिससे उसका वो उदास हो गया और वहां से जाने लगा कि तभी वहां भाव्या आई, जिसे देख वृषांक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वही भाव्या ने तो एक बार भी वृषांक की तरफ देखा तक नहीं, जिससे वृषांक को बुरा तो लगा, लेकिन गलती उसकी ही थी तो माफी भी उसे ही मांगनी थी। भाव्या आरती ले रही थी। वृषांक ने सोचा अभी ही उसे सॉरी बोल दे, लेकिन भाव्या ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और आरती लेकर वहां से चली गई, जिससे वृषांक को पता चल गया कि वो काफी ज्यादा नाराज है, लेकिन गलती भी उसी की थी। लेकिन उसने हार ना मानने की सोच वापस अपने काम में लग गया। कुछ ही देर में सब नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए, जहां आज वृषांक की नजर बार बार भाव्या पर जाती, लेकिन भाव्या ने एक भी बार उसे नहीं देखा। वही भाव्या को वृषांक की नजरें महसूस हो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और नाश्ता कर वहां से अपने कमरे में चली गई। वृषांक ने भी उससे उसके कमरे में ही जाकर माफी मांगने की सोची और वो उठकर भाव्या के कमरे की तरफ निकल गया, जहां उसे कौशल्या जी मिल गई, जो वृषांक को भाव्या की रूम में जाता देख पूछती है,
क्या है बेटा, कुछ चाहिए क्या? जिस पर वृषांक पहले तो घबरा जाता है लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए कहता है, मैम वो मुझे कुछ नोट्स चाहिए थे भाव्या से, तो बस उसी के लिए उसके पास जा रहा था। जिसे सुन कौशल्या जी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है जाओ, लेकिन बेटा एक बात बोलूं? जिस पर वृषांक कहता है, जी मैम बोलिए। तो कौशल्या जी कहती है, बेटा आप मुझे आंटी बोलो, ये मैम सुनने की आदत नहीं है तो काफी अजीब लगता है, वैसे भी तुम भाव्या की दोस्त हो तो मुझे आंटी बोल सकते हो। ये सुन वृषांक कहता है, जी मैम, आई मीन आंटी। जिसे सुन कौशल्या जी मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। वही वृषांक भाव्या के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो उसके दरवाजे पर आकर रुक गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अंदर जाने की। उसने कल रात जो किया था वो कैसे नजरें मिलाएगा भाव्या से, लेकिन फिर उसने हिम्मत कर भाव्या का दरवाजा खटखटाया। जिसे सुन भाव्या ने दरवाजा खोला तो सामने वृषांक को देख दरवाजा बंद करने लगी। जिसे देख वृषांक जल्दी से बोला, भाव्या मैं जानता हूँ कल रात जो मैंने किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी प्लीज मुझे माफ कर दो। कल रात मैं किसी और चीज पर गुस्सा था और वहाँ का गुस्सा तुम पर निकल गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। वही भाव्या ने जब वृषांक की बात सुनी तो वो दरवाजे से हटकर अंदर चली गई। जिसे देख वृषांक अंदर आ गया और बोला, भाव्या मैं जानता हूँ कल जो कुछ हुआ उससे तुम काफी हर्ट हुई हो, लेकिन मैंने सच में वो सब जानबूझकर नहीं किया, बल्कि मैं तो कभी आज तक किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो बस कल किसी बात पर गुस्सा था जो तुम पर आकर निकल गया। जिसे सुन भाव्या गुस्से से बोली, तो इसमें मेरी क्या गलती थी? हाँ, कहीं का गुस्सा तुम आकर मुझ पर कैसे निकाल सकते हो? और तो और गुस्से में तुम इतने अंधे हो गए कि एक लड़की से साथ डॉट 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 डॉट। ये बोल भाव्या चुप हो गई क्योंकि उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वही ना जाने क्यों, लेकिन भाव्या की आंखों में आंसू वृषांक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके दिल में एक तेज दर्द हुआ जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि निशा के साथ रहकर भी उसे इस तरह कभी नहीं लगा जो उसे भाव्या के साथ लगता था। निशा के साथ रहना कहीं ना कहीं वृषांक को वो सुकून नहीं देता था जो बस भाव्या की एक मुस्कुराहट में वृषांक को मिल जाता है। वही वृषांक ने जब उसे रोते देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बोला, भाव्या प्लीज रो मत, मैं नहीं देख सकता तुम्हें इस तरह, प्लीज माफ कर दो मुझे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। जिसे सुन भाव्या वृषांक से कहती है, नहीं मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है विशी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। डॉट डॉट। वही वृषांक कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फोन बज उठा जिसमें विशाल का नाम शो हो रहा था। जिसे देख वृषांक भाव्या से कुछ नहीं बोल पाया और वहां से जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने भाव्या से कहा, मानता हूँ गलती करी है मैंने, लेकिन उस गलती का एहसास भी है मुझे, तुम मुझे भले माफ ना करो लेकिन मैं तुमसे माफी मांगता रहूंगा। ये बोल वो वहां से निकल गया। वही भाव्या उसकी बात सुन जोर जोर से रो दी और खुद से बोली, कैसे माफ कर दूं तुम्हें विशी जब तुमने मुझे इतना हट कर दिया। उद्धरण चिन्ह। वही दूसरी तरफ वृषांक अपना फोन उठाते हुए कहता है, बोलो विशाल क्या बात है? जिस पर विशाल करता है, सर मैंने कुछ जगहें लिस्ट करी हैं जो राकेश की कंपनी के पास है, मैं चाहता हूँ आप अगर एक बार आकर देख लेते तो मैं वो जगह फाइनल कर देता। जिसे सुन वृषांक कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये बोल वो फोन रख देता है और वहां के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में वो विशाल के पास था जो उन्हें कुछ जगहें दिखा रहा था, जिनमें से 2 जगहें तो फर्स्ट फ्लोर पर थी जो वृषांक को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि राकेश की कंपनी को देखने के लिए उसे अपनी गर्दन उठानी पड़ती जो उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। जिसे देख विशाल ने कहा, सर अब तो बस एक ही जगह बाकी है, लेकिन सर वो उसका रेंट काफी ज्यादा है। जिसे सुन वृषांक कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, बस जगह दिखाओ। तो विशाल उसे एक बिल्डिंग के पास ले गया और बोला, सर ये है वो बिल्डिंग जिसके 18वें फ्लोर पर हमें जगह मिल रही है। जिसे सुन वृषांक बिना कुछ कहे वहां के लिए निकल गया और जल्दी से 18वें फ्लोर पर पहुंच गया जहां से राकेश की कंपनी बिल्कुल सामने दिख रही थी। जिसे देख अब जाकर वृषांक को कुछ अच्छा लगा तो वो विशाल से बोलता है, मुझे ये जगह पसंद आई, तुम इस पूरे फ्लोर को बुक कर लो। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन विशाल हैरान हो जाता है और बोलता है, लेकिन सर ये काफी महंगा है। जिस पर वृषांक कहता है, मैंने जितना कहा है उतना करो। विशाल चुप हो जाता है और इस फ्लोर को बुक कर देता है। सब होने के बाद वो वृषांक के पास आता है जो अभी भी बस राकेश की कंपनी के बिल्डिंग को घूरने में लगा था। जिसे देख विशाल सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसकी इतनी भी क्या दुश्मनी होगी राकेश बजाज से जो ये इस हद तक उससे नफरत करता है, लेकिन वो ये बात बस अपने मन में ही बोल सकता था क्योंकि वृषांक से पूछने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तो वो वृषांक से पूछता है, सर कंपनी का नाम क्या होगा? जिस पर वृषांक कुछ सोचता है और कहता है, आर.पी. ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। जिसे सुन विशाल कहता है, सर इस नाम के पीछे कोई खास वजह? जिस पर वृषांक कहता है, विशाल तुम अपने पापा से कितना प्यार करते हो? जिसे सुन विशाल कहता है, बहुत सर, क्योंकि मेरी फैमिली में बस वही एक है जिन्होंने मुझे कभी कुछ भी करने से नहीं रोका, यहाँ तक कि जब माँ की डेथ हुई तो उन्होंने ही मुझे संभाला था।
जिसे सुन विशांत कहता है, विशाल जानते हो तुम्हें चुनने के पीछे ये भी एक वजह थी कि तुम अपने पापा से बहुत प्यार करते हो, क्योंकि मैं भी अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश मेरे कहने से पहले पूरी करी है, जिसके लिए वो काफ़ी मेहनत करते थे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक दिन उनकी तरह बन सकूँ। और तुमने पूछा ना कि इन नाम के पीछे कोई खास वजह, तो हाँ है, क्योंकि ये मेरे पापा का नाम है ऋषि पांडे, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन विशाल कहता है, ठीक है सर, फिर मैं बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो वहां से निकल जाता है। वही विशांत भी फॉर ए चेंज आज जल्दी ही घर वापस आ जाता है, जिसे देख भाव्या को कहीं ना कहीं अच्छा लगता था, लेकिन उसने अभी भी विशांत को माफ नहीं किया था। वही विशांत ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, और वो जब भी मौका मिलता वो भाव्या से माफी मांगने में लग रहता, कभी उसे फूल देकर, तो कभी उसके लिए अच्छा सा खाना बनाकर, तो कभी उसके फोन पर सॉरी लिखकर। इस तरह के काफी तरीके अपनाता, जिससे कहीं ना कहीं भाव्या मान गई थी, क्योंकि विशांत का ये सब करना उसे अच्छा लग रहा था। इन सब में 2 दिन बीत गए, लेकिन भाव्या की मानने का नाम ही नहीं ले रही थी, या यूं कहे उसे यूं विशांत को परेशान करने में मजा रहा था। तो एक रात जब घर पर कोई नहीं था, भाव्या हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। विशांत किसी काम से बाहर गया हुआ था। वहीं भाव्या टीवी देखने का नाटक करते हुए विशांत का इंतजार कर रही थी। उसे समझ ही नहीं आता था कि आखिर वो विशांत का इंतजार क्यों करती थी। वहीं कुछ ही देर बाद विशांत आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देख भाव्या अपना नाटक जारी रखते हुए वहां से उठकर जाने लगती है, जिसे देख विशांत आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, भाव्या मैं सारी चीज ट्राई कर ली, अब तो माफ कर दो यार, मानता हूँ गलती हो गई, इसके लिए मैं काफी शर्मिंदा भी हूँ, प्लीज माफ कर दो। लेकिन भाव्या कुछ नहीं बोलती और वहां से जाने लगती है, जिसे देख विशांत वापस उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुमसे माफी लेने का। जिसे सुन भाव्या उसे देखने लगती है। वही विशांत एक गहरी सांस लेता है और तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कान पकड़ लेता है, जिसे देख भाव्या को हंसी आ जाती है, क्योंकि विशांत कह तो ऐसे रहा था जैसे कुछ जानलेवा करने वाला हो, लेकिन उसने किया क्या। वही विशांत भाव्या से कहता है, अब जब तक तुम मुझे माफ नहीं करती मैं ऐसे ही तुम्हारे सामने बैठा रहूंगा। ये सुन भाव्या अपनी हंसी रोकते हुए कहती है, विशांत उठो, और ये क्या बच्चों वाली हरकत है। लेकिन विशांत नहीं उठता, तो तंग आकर भाव्या को भी मानना पड़ता है और वो कहती है, ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त है। जिसे सुन विशांत खुश हो जाता है और खड़े होते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। जिसे सुन भाव्या कहती है, पहले सुन तो लो। जिस पर विशांत कहता है, ठीक है कहो। तो भाव्या कहती है, मेरी शर्त है। तो क्या होगा आगे, आखिर क्या शर्त होगी भाव्या की। 13 भाव्या से छेड़खानी। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे विशांत ने अपने नशे और गुस्से के कारण भाव्या को हट कर दिया, जिससे भाव्या काफी नाराज हो गई, जिसे विशांत मनाने में लगता था। वहीं दूसरी तरफ विशाल और विशांत ने मिलकर अपने ऑफिस के लिए जगह फाइनल कर ली थी। अब आगे विशांत भाव्या को मनाने में कामयाब हो गया था, जिससे उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन भाव्या भी इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिस पर विशांत कहता है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। जिस पर भाव्या कहती है, पहले शर्त सुन तो लो। जिस पर विशांत कहता है, ठीक है बोलो। तो भाव्या कहती है, मेरी शर्त यह है कि तुम्हें मुझे रोज आइसक्रीम खिलाने बाहर ले जाना होगा। जिसे सुन विशांत एक राहत की सांस लेता है कि चलो कुछ अजीब नहीं बोला, वरना एक पल के लिए तो वो डर ही गया था। उसकी बात सुन विशांत मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है मुझे मंजूर है। जिसे सुन भाव्या के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो कहती है, तो भी देर किस बात की है, चलो वरना लेट हो जाएगा। ये बोल वो आगे चलने लगती है। वहीं विशांत उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था, क्योंकि उसे भाव्या इस वक्त काफी क्यूट लग रही थी, तो वो भी उसके पीछे पीछे चल देता है। दोनों कार में बैठ निकल जाते हैं। इस वक्त रात में मौसम काफी सुहाना था, ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसे देख भाव्या ने अपने साइड का शीशा नीचे किया और उन हवाओं को आंखें बंद कर महसूस करने लगी। वही विशांत उसके उस चेहरे में कहीं खोसा गया, जो इस वक्त रोडलाइट की रोशनी में काफी चमक रहा था। विशांत उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, कोई इतना खूबसूरत और मासूम कैसे हो सकता है। मुझे इसके साथ रहने में एक अलग सा सुकून क्यों महसूस होता है, जो मुझे कभी निशा के साथ नहीं आया। क्या सच में मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया था। वो ये सब सोच रहा था, जिसकी वजह से उसे ध्यान ही नहीं रहा कि आइसक्रीम पार्लर तो पीछे रह गया। वहीं जब भाव्या की नज़र आइसक्रीम पार्लर पर पड़ी तो बच्चों की तरह चिल्लाने लगी, जिसकी आवाज़ सुन विशांत होश में आया और पूछा, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो। जिस पर भाव्या चिल्लाते हुए कहती है, क्योंकि आइसक्रीम पार्लर तो पीछे रह गया। जिसे सुन विशांत कहता है, तो क्या हुआ, आगे और भी है। जिसे सुन भाव्या जिद करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे वही खाना है, मेरी फ्लेवर वाली आइसक्रीम वहीं मिलती है, मुझे वही खानी तो खानी बस, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगी। उद्धरण चिन्ह।
ये बोल वो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है, जिसे देख वृषांक अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता, क्योंकि भाव्या इस वक्त किसी जिद्दी बच्चे से कम नहीं लग रही थी जिसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम नहीं मिली हो और वो गुस्सा हो गया। तो वृषांक अब बेचारा क्या करता, वापस यू टर्न लेकर उसी आइसक्रीम पार्लर पर आता है, जिसे देख भाव्या खुश हो जाती है और बच्चों की तरह कार से उतरकर अंदर चली जाती है। वही वृषांक भी कार पार्क करके अंदर आता है, जहां भाव्या काफी सारी फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर खड़ी थी, जिसे देख वृषांक हैरान था। वो हैरानी से उसके पास जाकर पूछता है, इतनी सारी आइसक्रीम कौन खाएगा? जिस पर भाव्या, जिसने आइसक्रीम खाना भी शुरू कर दिया था, वो बोली, मैं, और सारी आइसक्रीम लेकर बाहर निकलते हुए कहती है, तुम भी अपने लिए आइसक्रीम लेकर आना और बिल भी दे देना। ये बोलते हुए वो बाहर निकल जाती है। वहीं पार्लर में खड़े कस्म भाव्या को वृषांक की वाइफ समझ रहे थे और उन दोनों को देख मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि दोनों लग ही किसी क्यूट सी कपल की तरह रहे थे। वहीं वृषांक तो बस उसे जाता हुआ देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बिल देने के लिए चला गया। वही भाव्या बाहर आकर अपनी आइसक्रीम खाने में इतनी मशगूल थी कि उसका ध्यान सामने खड़े कुछ गुंडे टाइप लड़कों पर गया ही नहीं, जो तब से बस भाव्या को ही गंदी नजरों से घूरे जा रहे थे। तो उनमें से एक लड़का अपने साथी से कहता है, भाई देखना क्या मस्त आइटम है ना? जिसे सुन दूसरा लड़का कहता है, हाँ यार बोल तो तू सही रहा है, चल आज रात का इंतजाम तो हो गया। ये बोल वो लोग भाव्या के पास चले गए। वही भाव्या को अभी भी ये एहसास नहीं था कि कुछ लोग उसके पास आ रहे हैं। वहीं वो लड़के भाव्या के पास आकर बड़े ही गंदी तरीके से कहते हैं, अरे मैडम हमें भी तो थोड़ी आइसक्रीम चखा दो, बड़ी गर्मी लग रही है। जिसे सुन भाव्या उन लड़कों की तरफ देखती है जो उसे ही घुरे जा रहे थे, लेकिन कुछ ना बोलना ही सही समझती है और दूसरी तरफ मुंह करके खाने लगती है। वहीं उन लड़कों ने भाव्या की चुप्पी को उसकी हाँ समझ ली, जिससे उन सबके हौसले और बुलंद हो गए। अब वो भाव्या के पास आकर उससे कहने लगे, अरे मैडम हमें भी तो चखा तो अपनी आइसक्रीम। जिसे सुन भाव्या थोड़ा डर जाती है और उनसे कहती है, हटो यहाँ से, और वहां से उठकर जाने लगती है। जिसे देख एक लड़का भाव्या का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, अरे कहाँ चली मैडम, अभी तो मजा शुरू भी नहीं हुआ। ये बोल वो अपनी गंदी नजरों से भाव्या के पूरे शरीर को देखने लगता है, जिसे देख भाव्या काफी ज्यादा डर गई थी और अब उसके आंखों से आंसू भी निकल आए थे। इस वक्त उसके मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था, कहाँ हो विशी, जल्दी आ जाओ। वहीं वो लड़के अब भाव्या की तरफ बढ़ने लगे थे, जिसे देख भाव्या को कुछ दिन पहले हुआ हादसा याद आने लगा था, जिससे वो और ज्यादा डर गई थी, जिससे उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। अब वो सारे लड़के भाव्या के पास आ चुके थे, तो उनमें से एक लड़का भाव्या को देखते हुए कहता है, आज रात हम तुझे खूब मजे कराएंगे। ये बोल वो अपना हाथ भाव्या को छूने के लिए बढ़ाने लगता है, जिसे देख भाव्या और ज्यादा घबरा जाती है। वहीं वो लड़का भाव्या को हाथ लगा पाता कि तभी पीछे से आवाज आती है, यहाँ क्या हो रहा है? जिसे सुन जहां लड़के थोड़ा डर जाते हैं, वहीं भाव्या वो आवाज सुन काफी राहत महसूस करती है, क्योंकि वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि वृषांक की थी। वही सारे लड़के वृषांक को देखने लगते हैं, तो वही वृषांक की नजरें भाव्या पर जाती है, जो काफी ज्यादा डरी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे, जिसे देख वृषांक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। इस वक्त वृषांक के अंदर इन सबको जान से मार देने की इच्छा हो गई थी। वही उसका गुस्सा तब और बढ़ गया जब उसने एक लड़के को अभी भी भाव्या का हाथ पकड़े देखा, जिसे देख उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वहीं वो लड़के कुछ बोल पाते उससे पहले वृषांक आकर उन सबको बुरी तरह मारने लगा, जिसे देख बाकी खड़े लड़के काफी ज्यादा डर गए, लेकिन फिर अपनी हिम्मत बनाकर वृषांक से लड़ने चल दिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका सामना किससे होने जा रहा है। उन लोगों ने वृषांक को बहुत हल्के में ले लिया, जिसका भुगतान उन्हें अपनी हड्डियां तुड़वा कर चुकाना पड़ा। वही भाव्या वृषांक को इतने गुस्से में देख डर गई थी कि कहीं वृषांक गुस्से में उन सबको मार ही न डाले, तो वो वृषांक को रुकने को कहती है। लेकिन वृषांक कहाँ रुकने वाला था, वो तो बस उन सब लोगों की जान लेने पर तुल गया था। आखिर उन्होंने हाथ भी कैसे लगा दिया भाव्या को। सबको मारने के बाद वृषांक उस लड़के के पास जाता है जिसने भाव्या का हाथ पकड़ा हुआ था। वो उस लड़के के पास जाकर कहता है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी भाव्या को हाथ लगाने की? फिर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, इसी हाथ से तूने उसे छुआ था ना? ये बोल वो उस हाथ को तोड़ देता है, जिससे एक तेज चीख उस पूरे जगह गूंज जाती है। वही भाव्या उसे रोते हुए कह रही थी, प्लीज विशी चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। जिसे सुन अब जाकर वृषांक को भाव्या का ख्याल आता है। वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, प्लीज तुम रोना बंद करो। वही भाव्या का रोना वृषांक की बाहों में आकर अब सिसकियों में बदल चुका था, जिसे देख वृषांक उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, सब ठीक है, ओके, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसे सुन भाव्या थोड़ी शांत होती है और कहती है, विशी मुझे घर जाना है। जिसे सुन वृषांक मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, घर चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, तो वृषांक पलटकर उन लड़कों की तरफ देखता है जो इस वक्त उठने तक की हालत में नहीं थे। जिसे देख आइसक्रीम पार्लर का मालिक कहता है,
बेटा आप अपनी पत्नी को लेकर जाओ, मैं इन सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। इन लोगों का रोज का हो गया था, यहाँ कर लड़कियों को छेड़ते थे, उनके साथ बदतमीजी करते थे, वहीं लड़की तमाशा ना हो इसलिए कुछ नहीं पाती थी, लेकिन आज तुमने इन सबको सबक सिखा कर अच्छा ही किया। तुम लोग जाओ, मैं इन सबको देख लूंगा। जिसे सुन विशांत भाव्या को लेकर वहां से निकल जाता है। कार में भाव्या कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि वो विशांत से गुस्सा थी कि उसने उन सबको इतनी बुरी तरह मारा। उसे ये सोच के डर लग रहा था कि अगर उन लोगों ने विशांत को कुछ कर दिया होता तो वो एक भी बार अपने बारे में क्यों नहीं सोचता है। वही विशांत भाव्या के चेहरे को देख रहा था जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि वो गुस्से में है। जिसे देख विशांत भाव्या से पूछता है, क्या हुआ, इतनी गुस्से में क्यों हो? जिस पर भाव्या जो अपना गुस्सा संभाले बैठी थी एकदम से फट पड़ती है और कहती है, मैं गुस्सा क्यों ना हूँ, क्या जरूरत थी तुम्हें उन लोगों को उतना मारने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अब अगर उनमें से किसी ने तुमसे बदला लेने की सोची तो तुम कभी अपने बारे क्यों नहीं सोचते हो? जिसे सुन विशांत अपनी सफाई देते हुए कहता है, अरे मैंने उन्हें मारा क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की? जिस पर भाव्या कहती है, तो जो भी मुझे हाथ लगाएगा तुम उसे मारोगे। जिसे सुन अब थोड़ा विशांत को भी गुस्सा आ जाता है तो वो कहता है, हाँ मैं उन सबको मार दूंगा जो भी तुम्हें हाथ लगाने की या तुम्हें रुलाने की कोशिश करेगा, मैं उन सबको मार दूंगा। जिसे सुन भाव्या तो अवाक रह जाती है क्योंकि विशांत की टोन से लग रहा था कि उसे नहीं पसंद कि कोई भाव्या के करीब जाए। वहीं भाव्या मन में तो तितलियां उड़ने लगती है। वहीं जब विशांत को एहसास होता है कि वो क्या बोल गया तो वो अपनी बात संभालते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं ना, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। वो ये सब कह तो रहा था लेकिन भाव्या को समझ आ चुका था कि विशांत अपने बात को कवर करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसकी आंखों में भाव्या ने अपने लिए बहुत ज्यादा फिक्र प्यार देख लिया था। वो भी विशांत का साथ देते हुए कहता है, हाँ समझ गई। ये बोल वो दूसरी तरफ देख मुस्कुराने लगी, जिसे विशांत ने भी देख लिया। उसे भी समझ आ गया कि उसकी सफाई काम नहीं आई तो वो भी मुस्कुराने लगता है। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था जिसे दोनों ही मानना नहीं चाहते थे। देखते हैं आगे क्या मोड़ लेता है इनका रिश्ता। तो क्या होगा आगे और क्या होगा जब भाव्या को यह एहसास हो जाएगा कि वो विशांत को पसंद करने लगी है। 14 सब हैरान। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे भाव्या ने विशांत को माफ करने के बदले उसे रोज आइसक्रीम खिलाने की मांग की, जिसे विशांत ने मान लिया। जिसके बाद वो लोग आइसक्रीम पार्लर में गए जहां कुछ गुंडे भाव्या के साथ छेड़खानी करने लगे, जिसे देख विशांत को काफी गुस्सा आ जाता है और फिर वो उन सबको खूब मारता है। अब आगे दोनों लोग आइसक्रीम खाने के बाद घर आ जाते हैं तो विशांत भाव्या को गुड नाइट बोलकर निकलने वाला होता है तो भाव्या कहती है, गुड नाइट और कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना। जिसे सुन विशांत को कुछ समझ नहीं आता तो वो नासमझी से पूछता है क्यों, तो भाव्या उससे कहती है, अरे कल हमें कॉलेज जाना है ना बूढ़ू। जिसे सुन विशांत को अपने कॉलेज का याद आता है जो वो इतने दिनों में अपने काम के चलते भूल ही गया था। वैसे तो विशांत इतना ज्यादा पढ़ा लिखा था कि उसे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस जन्म में विशांत सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहा था तो उसे कॉलेज जाना ही था। जिसे सुन विशांत को के कहकर वहां से निकल जाता है। वहीं भाव्या उसे जाते हुए देख रही थी, फिर अपने कमरे में आकर सीधे कपड़े चेंज किए और आकर सीधा बेड पर लेट गई। उसके दिमाग में तो बस आज जो कुछ हुआ वो ही चल रहा था कि कैसे उसे कुछ लड़कों ने छेड़ा और फिर कैसे विशी ने आकर उसकी मदद की और कैसे उस आइसक्रीम पार्लर के मालिक ने उन दोनों को पति पत्नी माना था। और बेस्ट पार्ट विशांत की पॉजेसिवनेस, जिसे सोचते ही भाव्या के गाल शर्म से लाल हो गए, जिसे उसने अपने हाथों से छिपा लिया। यही सब सोचते सोचते ना जाने कब उसे आंख लग गई। वहीं विशांत भी अपने कमरे में आकर कुछ देर पहले हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था कि कैसे उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब उन लड़कों ने भाव्या का हाथ पकड़ा था। फिर जब उसने भाव्या की आंखों में आंसू देखे तो ना जाने क्यों उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर जो कार में हुआ उसे याद कर वो भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन फिर अचानक ही उसे ये एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। जिसे देख वो अपने आप से ही कहता है, विशांत कि तू क्या कर रहा है, भूल गया अपना मकसद, फिर से चल पड़ा उसी राह पर जिस पर चलकर तूने अपनी जान गंवाई थी। भूल जा ये सब और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस कर। जिसे सोच उसने तुरंत विशाल को फोन मिलाया जो आज कंपनी रजिस्टर करवाने गया था। उधर विशाल भी विशांत को फोन करने ही जा रहा था ये बताने के लिए कि उसने कंपनी रजिस्टर करवा ली है, लेकिन वो फोन कर पाता उससे पहले विशांत का ही फोन आ जाता है, जिसे विशाल उठाते हुए कहता है, सर मैं अभी आपको ही फोन करने जा रहा था। जिसे सुन विशांत कहता है, क्या हुआ विशाल? जिस पर विशाल उसे बताता है, सर मैंने कंपनी रजिस्टर करवा ली है, बताए काम कब से शुरू करना है। जिस पर विशांत कहता है, ये तो अच्छी खबर है, तुम एक काम करो अपने कनेक्शंस का यूज करके उन छोटे प्रोजेक्ट्स को लेकर आओ जो बड़ी कंपनी छोटा बताकर रिजेक्ट कर देती है। और रही काम शुरू करने की बात तो कल ही मैं आकर ऑफिस की पूजा कर देता हूँ, जिसके बाद तुम हायरिंग के लिए फॉर्म डाल दो। जिसे सुन विशाल कहता है, ओके सर कल मिलते हैं। ये बोल वो फोन रख देता है।
अगले दिन सारे फिर से पूजा में इकट्ठा हो जाते हैं, जहां आज वृषांक का कॉलेज का पहले दिन था। वैसे तो इस शरीर में उसकी आंख कॉलेज में ही खुली थी, लेकिन तब वो ठीक से उस कॉलेज को देख नहीं पाया था। पिछले जन्म में बड़े आदमी का बेटा होने के नाते उससे लोगों ने काफ़ी उम्मीदें लगा रखी थी, जिसके चलते उसने अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय ही नहीं की थी। लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इस बार उसे किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है। पूजा खत्म होने के बाद सब नाश्ते की टेबल पर आए, जहां भावेश जी ने वृषांक से पूछा, आज कॉलेज जाना है? जिस पर वृषांक कहता है, जी सर। जिसे सुन भावेश जी कहते हैं, देखना भाव्या को कोई बुली ना करने पाए। वैसे तो उस हादसे के बाद सबको पता चल ही गया होगा कि भाव्या कौन है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये सुन वृषांक कहता है, जी सर, मैं ध्यान रखूंगा। ये बोल वो नाश्ता करने लगता है। तो भावेश जी कौशल्या जी से पूछते हैं, अरे ये भाव्या क्यों नहीं आई अभी तक? जिस पर कौशल्या जी कुछ कहती उससे पहले उन्हें पीछे से आवाज आती है, मैं आ गई पापा। ये सुन वृषांक और भावेश जी दोनों पीछे मुड़ते हैं, तो जहां भावेश जी भाव्या को देख मुस्कुराने लगते हैं, तो वहीं वृषांक की आंखें तो खुली की खुली रह जाती है। आज भाव्या लग ही इतनी सुंदर रही थी कि वृषांक को अपना कल रात किया हुआ दृढ़ निश्चय भी याद नहीं रहा। आज भाव्या ने व्हाइट सूट पहन रखा था, जिस पर उसने रेड दुपट्टा ले रखा था। आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बंदी और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक में वो काफी सुंदर लग रही थी। वृषांक ही जानता है कि कितनी मुश्किल से उसने अपना आंखें भाव्या पर से हटाई थी। वही भावेश जी पूछते हैं, बेटा जी कॉलेज जाने के लिए रेडी? जिस पर भाव्या कहती है, हाँ पापा, आप प्लीज ड्राइवर अंकल को कह दीजिए कि हमें कॉलेज छोड़ दे। जिसे सुन भावेश जी हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं, क्यों, तुम इस बार बस से नहीं जाओगी? जिस पर भाव्या कहती है, नहीं पापा, अब मुझे भी समझ आ गया है कि मैं जैसी हूँ वैसी ही बनकर रहूंगी, किसी का साथ पाने के लिए अपने आप को चेंज नहीं करूंगी। जिसे सुन भावेश और कौशल्या दोनों ही काफी खुश होते हैं और सोचते हैं कि चलो हमारा ना सही, लेकिन वृषांक की बातों का असर तो उस पर हो ही रहा है। कुछ देर में नाश्ता करने के बाद दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। दोनों कार में होते हैं तो वृषांक कहता है, ड्राइवर अंकल, मुझे कॉलेज से कुछ दूर पहले ही उतार दीजिएगा। जिस पर भाव्या उससे पूछती है, क्यों? तो वृषांक बताता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे लेकर तुम्हारे बारे में कोई गलत बात करे। ये सुन भाव्या को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है और वृषांक के कहे के मुताबिक वृषांक कॉलेज से कुछ पहले ही उतर जाता है। वहीं भाव्या कॉलेज निकल जाती है, जहां जब उसकी कार आकर रुकती है तो कॉलेज के सारे लोग बस कार को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि जिस कार से भाव्या कॉलेज आई थी वो काफी लिमिटेड एडिशन की कार थी, जो उस शहर में बस कुछ ही लोगों के पास थी। लेकिन जब उसमें से सारे स्टूडेंट भाव्या को उतरते हुए देखते हैं तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट अपने दोस्त से कहता है, तो क्या वो सब सच था जो मैंने सुना था कि भाव्या इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन भावेश प्रजापति की बेटी है? जिस पर उसका दोस्त कहता है, हाँ लगता तो ऐसा ही है, देख नहीं रहा जिस कार से वो आई है ना, उस कार को ही खरीदने में हमारी पूरी उम्र निकल जाएगी। जिसे सुन वो लड़का कहता है, यार मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी अमीर होगी, वरना जिस दिन उसने मुझसे बात करने की कोशिश की थी मैं भी उससे बात कर लेता तो शायद आज वो मेरी गर्लफ्रेंड होती। देखना तब हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो कितनी सुंदर है, नताशा तो इसके सामने कुछ नहीं है यार। उद्धरण चिन्ह। वहीं कुछ दूर खड़ी नताशा और जसमीत ये सब सुन रहे थे। जहां नताशा भाव्या को देख जल भून गई थी, तो वहीं जसमीत तो बस उसे ही घुरे जा रहा था, क्योंकि उसे भी भाव्या काफी खूबसूरत लग रही थी। जिसे नताशा देख लेती है और कहती है, अगर इतनी ही सुंदर लग रही है तो जाओ, जाकर उसकी ही गोद में बैठ जाओ। ये बोल नताशा वहां से जाने लगती है, तो जसमीत उसे रोकते हुए कहता है, अरे बेबी, तुम क्यों नाराज होती है? वो भले ही कितनी भी सुंदर क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम तो लाजवाब हो। ये सुन नताशा को कुछ अच्छा लगता है, तो वो भाव्या को बेइज्जत करने का सोचती है और जसमीत से कहती है, बेबी चलो ना इसकी क्लास लेते हैं, अपने भाई से कहो ना चल कर रैगिंग करे। उद्धरण चिन्ह। जसमीत का भाई मोंटी उस कॉलेज का सबसे बदमाश लड़का था, जो कि वहां का बॉक्सिंग चैंपियन भी था, जिससे सब डरते थे और वो एक नंबर का आवारा था। ये सुन जसमीत हाँ बोलकर अपने भाई से भाव्या की क्लास लेने को बोलता है, जिसे वो भी मान जाता है। वही भाव्या इन सब से बेखबर आराम से अपने क्लास जा रही होती है, जब उसे उसके दो दोस्त मुस्कान और अनूप मिलते हैं, जो बस उसे ही घुरे जा रहे थे। जिन पर भाव्या की नज़र पड़ते ही वो उनकी तरफ बढ़ जाती है, जिसे देख वो लोग वहां से जाने लगते हैं। जिन्हें देख भाव्या उनके पास जाती है और उनसे कहती है, अरे यार कहाँ चल दिए दोनों बिना मिले? जिस पर मुस्कान कहती है, जी मैम, क्या हम आपको जानते हैं? जिस पर भाव्या समझ जाती है कि वो लोग उससे नाराज हैं, क्योंकि उसने अपनी सच्चाई उन लोगों से भी छिपाई थी। जिसे देख वो अपना कान पकड़ लेती है और कहती है, अच्छा ठीक है, मानती हूँ मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम लोगों को अपने बारे में नहीं बताया, लेकिन मैं भी क्या करती, तुम्हें तो पता ही है मैं कैसी हूँ, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेवकूफ़ी का कोई फ़ायदा उठाए। जिस पर मुस्कान कहती है,
तो अब क्यों माफ़ी मांग रही हो? ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे बारे में जानने के बाद तुम्हारा फ़ायदा उठाएं। जिस पर भाव्या उसके गले लगते हुए कहती है, अरे मेरी जान, तू इतनी समझदारी नहीं है जो तू मेरा फ़ायदा उठा ले, और अगर उठाया भी तो ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए ही उठाएगी। मैं क्या तुझे जानती नहीं हूँ? ये बोल वो हंसने लगी। वही भाव्या की बात सुन अनूप भी हंसने लगा, जिससे मुस्कान चीर गई और घूरकर अनूप को देखा, जिससे वो तुरंत ही चुप हो गया। वही भाव्या से कहती है, तू मुझसे माफ़ी मांग रही है या मेरा मजाक उड़ा रही है? जिस पर भाव्या कहती है, अरे यार माफ़ी ही मांग रही हूँ, अब चल माफ़ भी कर देना, मैं जानती हूँ तू बस भाव खा रही है। जिस पर मुस्कान भी हंसते हुए कहती है, ओए मैं भाव नहीं खाती, वड़ा पाव खाती हूँ, और अब जब तूने कह ही दिया है कि मैं तेरा फ़ायदा खाने के लिए उठा सकती हूँ तो आज से 2 हफ्ते तक हमारा कैंटीन का सारा बिल तू देगी। बोल मंजूर है? जिसे सुन जहाँ अनूप अपने माथे पर मार लेता है, ये बोलकर कि अभी कुछ देर पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि भाव्या को बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी और ना जाने क्या क्या, लेकिन जैसे ही खाना बीच में आया तो गुस्सा गायब हो गया। वही भाव्या मुस्कान की बातें सुन मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती, क्योंकि उससे तो लगा था कि उससे मुस्कान को मनाने में काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन ये तो इतनी जल्दी मान गई। तो भाव्या कहती है, अच्छा ठीक है चल। जिस पर मुस्कान भी हंस देती है और फिर तीनों कैंटीन जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है, कहाँ चल दी तिकड़ी? तो क्या होगा आगे और कौन होगा ये जिसने उन्हें बुलाया? क्या करने वाली है नताशा भाव्या को सबक सिखाने के लिए? च 15 एक और झटका। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे भाव्या वृषांक की बात मानकर अब अपनी असली पहचान के साथ कॉलेज जा रही थी, जिससे वृषांक और भावेश जी दोनों खुश थे। वही वो जब कॉलेज पहुंची तो सब उसे देख हैरान रह गए। वही नताशा इस बात से जल भून उठी और भाव्या को सबक सिखाने की ठान ली। उधर भाव्या अपने दोस्तों को मनाने में कामयाब हो गई, जो उससे अपनी सच्चाई छिपाने की वजह से नाराज थे। अब आगे तीनों आपस में गले लग हंस देते हैं तो मुस्कान कहती है, अच्छा चलो अब बहुत हो गया भरत मिलाप, अब जल्दी से कैंटीन चलो, मुझे बहुत भूल लगी है। जिसे सुन अनूप कहता है, तुझे कब भूल नहीं लगी रहती मोटी, तू तो आधी रात में भी अगर खिलाओ तो खा लेगी। अरे थोड़ा कम खाया कर वरना किसी थी दिन फट जाएगी, समझी? जिसे सुन मुस्कान चीर जाती है और कहती है, तो तुझसे क्या मतलब, अपना खाती हूँ तेरा तो नहीं खाती ना, तो तू क्यों इतना बोल रहा है? जब तू खा लाएगा तब बोलना, समझा? बड़ा आया मुझे समझाने वाला। फिर भाव्या से कहती है, चल भाव्या इसे छोड़ चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। वही उन दोनों की नोक-झोंक देख भाव्या मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि अनूप मुस्कान को पसंद करता है, लेकिन कभी कह नहीं पाया, क्योंकि वो जब भी कुछ कहने जाता है मुस्कान उससे लड़ लेती है और डांट के चुप करा देती है। वही मुस्कान भाव्या का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगती है तो भाव्या अनूप के पास आकर कहती है, भाई तू क्यों हमेशा उसे छेड़ता रहता है? जानता है ना वो अपने खाने से कितना प्यार करती है, इस तरह से तो तू कभी अपने दिल की बात नहीं बोल पाएगा। जिस पर अनूप दिल पर हाथ रखकर कहता है, क्या करूं यार, दिल के हाथों मजबूर हूं, मुझे इसका लड़ते समय वो चेहरा बहुत प्यार लगता है, बस उसी चेहरे के लिए तो मैं इस छेड़ता हूं। ये सुन भाव्या मुस्कुरा देती है और फिर तीनों वहां से कैंटीन की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन तीनों को पीछे से आवाज आती है, अरे कहाँ चल दी तिकड़ी? जिसे सुन तीनों पीछे मुड़ते हैं तो हैरान रह जाते हैं। सामने मोंटी, जसमीत और नताशा और कुछ उनके टट्टू खड़े थे, जिसे देख तीनों घबरा जाते हैं, क्योंकि मोंटी ने पूरे कॉलेज में जूनियर्स को तंग करके रखा था और बॉक्सिंग चैंपियन होने की वजह से कोई भी उससे लड़ने से डरता था। वहीं मोंटी बड़ी आराम से चलते हुए उन तीनों के पास आता है और कहता है, अरे इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, हमसे भी तो जान पहचान बढ़ा लो। ये बोल वो भाव्या को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि भाव्या लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। वहीं ये देख नताशा मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि मोंटी कितना बड़ा लड़कीबाज है। जहां उसे सुंदर लड़की दिखी बस शुरू हो जाता है और उस लड़की को अपना बनाकर ही रहता है। वहीं मोंटी भाव्या के करीब आकर कहता है, क्या बात है, इतनी सुंदर लड़की हमारे कॉलेज में थी और मैं अब तक इस बात से अनजान था, ये तो बहुत नाइंसाफी है। चलो अपना इंट्रो दो तो। जिसे सुन भाव्या डर जाती है और कहती है, मैं। ये सुन मोंटी कहती है, अरे बकरी की तरह मैं ही करती रहोगी कि आगे भी कुछ बोलोगी? ये बोल वो हंसने लगता है। वहीं ये सुन बाकी सब भी हंसने लगते हैं तो भाव्या और ज्यादा घबरा जाती है, जिसकी वजह से उसे आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके कहती है, सर मेरा नाम भाव्या प्रजापति है, मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। ये बोल वो चुप हो जाती है तो मोंटी कहती है, अच्छा तो तुम फर्स्ट ईयर से हो तो चलो बताओ क्या करना चाहोगी, सिंगिंग या डांस, या फिर मैं तुम्हें टास्क दूँ? उद्धरण चिन्ह। ये सुन भाव्या और उसके दोस्त और घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। जिस पर मोंटी कहता है, लगता है तुम शर्मा रही हो तो क्यों ना मैं ही तुम्हें कुछ टास्क दूं? जिसके बाद वो आगे कहता है, तो चलो अब तुम मुझे प्रपोज करो, वो भी अपने घुटनों पर बैठ के। ये बोल वो अपने दोस्तों को हाई फाई देते हुए हंसने लगता है। वही भाव्या की ये सुन तो जान ही सूखने लगती है। वो कहती है, नहीं सर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। जिसे सुन मोंटी को गुस्सा आ जाता है तो वो गुस्से से कहता है,
नहीं कर पाओगे, तुम्हें करना हो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने किस करूंगा, चलेगा नहीं ना? तो चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। ये बोल वो भाव्या के घुटनों पर झुकने का इंतजार करने लगता है। वही भाव्या ना चाहते हुए भी झुकने लगती है और मन ही मन कहने लगती है, प्लीज वीशी जल्दी आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ विशांत की कॉलेज में एंट्री होती है, जिसे देख सब एक बार फिर हैरान रह जाते हैं क्योंकि विशांत का लुक पूरी तरह चेंज हो गया था। जहां पहले वो ढीली से पैंट शर्ट में आता था, वहीं अब उसने व्हाइट टी शर्ट ब्लू जीन्स पहन रखा था जिसमें उसके मसल्स साफ दिख रहे थे। ऊपर से अच्छे से सेट किए हुए बाल और व्हाइट स्नीकर्स में वो काफी कूल लग रहा था, जिसे देख कॉलेज की लड़कियां तो बस उसे देखती रह गई। जहां एक तरफ लड़कियां उसे देख आंखें भर रही थी, वहीं लड़के उसे देख जल भून रहे थे। एक लड़के ने कहा, यार आज ये कॉलेज में हो क्या रहा है? पहले वो चंपू भाव्या और अब ये विशांत, क्या यहाँ क्या कोई मेकओवर चैलेंज चल रहा है क्या? जिस पर उसका दोस्त करता है पता नहीं यार, लेकिन कुछ भी कहो बंदा लग तो काफी कूल रहा है। जिस पर वो लड़का बोला, लग तो कूल रहा है लेकिन देखना कुछ ही देर में फूल भी बन जाएगा, क्योंकि कौवा कितना भी क्रीम क्यों ना लगा ले वो हंस नहीं बन सकता है। उसी तरह ये कितना भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर ले लेकिन रहेगा तो फट्टू का फट्टू ही। वही विशांत इन सब बातों से बेखबर अपनी ही धुन में चला आ रहा था। जहां पहले वो काफी डर डर कर चलता था, वहीं अब उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। वो शांति से अपनी क्लास में जा रहा था। जब उसने कुछ दूर भीड़ देखी, उसने पहले तो इग्नोर करने की सोची, लेकिन ना जाने क्यों मन शांत नहीं लग रहा था, तो वो देखने के लिए उस तरफ बढ़ गया। वही भाव्या अपने घुटनों पर झुककर अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन में कहती है, प्लीज वीशी जल्दी आओ, और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, आई लव यू डॉट डॉट। ये बोल वो अपनी आंखें खोलती है तो हैरान रह जाती है और अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे मुस्कान और अनूप दोनों नोटिस करते हैं क्योंकि उसके सामने मोंटी नहीं विशांत खड़ा था, जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। फिर आगे बढ़कर भाव्या के हाथ से फूल लेते हुए कहता है, हो डॉट थैंक यू भाव्या, लेकिन आपको अपने घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं है। ये बोल वो भाव्या को खड़ा कर देता है। वहीं मोंटी, जसमीत, नताशा सब खड़े हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया कि कब विशांत आकर उनके सामने खड़ा हो गया। वहीं मोंटी ये सब देख गुस्से से पगला जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, कौन है तू? ये बोल वो विशांत को अपनी तरफ करता है तो और ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि उसे अपने सामने विशांत के एक अलग ही अवतार में दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ जहां कुछ देर पहले जसमीत भाव्या को देख खो गया था, वहीं अब नताशा विशांत को देख खुशी गई और अपने मन में कहती है, यार ये इतना हॉट है, पता नहीं था, नहीं तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ती। जसमीत तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। वहीं जसमीत नताशा को देख गुस्से में आ जाता है और अपने भाई से कहता है, भाई यही है वो जिसने नताशा पर गंदी नजर डाली थी। ये सुन मोंटी कहती है, अच्छा तो तू है वो, चल पहले अपने इंट्रो दे। जिस पर विशांत कुछ देर तो कुछ नहीं कहता, फिर बोलता है, तुम्हें पता है ना रैगिंग इल्लीगल है। जिसे सुन मोंटी गुस्से से कहता है, अपने सीनियर को तुम कह के बुलाता है। जिस पर विशांत बड़े ही निडर आवाज में कहता है, तू और सीनियर? अबे सीनियर बोलकर सीनियर की बेइज्जती मत कर, पिछले 3 साल से एक ही क्लास में फेल हो रहा है। तू सीनियर नहीं सुपर सीनियर है, तेरे जूनियर आज तेरे साथ पढ़ रहे हैं और तू वहीं का वहीं है अभी तक। ये सुन वहां खड़े सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं, जिसे देख मोंटी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझमें, पिछली मार भूल गया लगता है, लेकिन कोई नहीं, आज मैं तुझे वो सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर मेरे सामने आने से भी डरेगा। ये बोल वो विशांत को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वही बात इतनी आगे बढ़ती देख सब हैरान थे और अब सबको विशांत के लिए थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि सबको पता था मोंटी इस कॉलेज का बॉक्सिंग चैंपियन है और पिछले बॉक्सिंग टूर्नामेंट में मोंटी ने कितनी बुरी तरह विशांत को मारा था। सब विशांत के लिए परेशान हो जाते हैं शिवाय भाव्या के, क्योंकि उसे पता था कि मोंटी तो क्या, मोंटी जैसे 10 भी आ जाएं तो विशांत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वही सबने इस डर से कि ना जाने अब विशांत के साथ क्या होगा, अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब विशांत वो नहीं जो डरे, बल्कि वो तो अब दूसरों को डराता था। कुछ देर तक जब कुछ नहीं हुआ तो सबने अपनी आंखें खोली तो सामने का नजारा देख आंखें फटी की फटी रह गई। विशांत ने बड़ी ही आसानी से मोंटी का पंच रोक लिया था और यहाँ तक कि उसने इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मोंटी अपना पंच वापस ही नहीं ले पा रहा था। वही विशांत मोंटी के पास आकर उसके कानों में कहता है कि तेरी हिम्मत भी कैसे हुई भाव्या के आंखों में आंसू लाने की, अब तू देख मैं तुझे बताता हूँ डर किसे कहते हैं। ये बोल वो एक जोरदार पंच मोंटी को मारता है, जिसके बाद मोंटी तुरंत जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वही ये सब नजारा देख जसमीत भी हैरान था, अब तो उसे भी विशांत से डर लगने लगता था, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका भी मैच विशांत से होने वाला था, और अब जब मोंटी जैसा बॉक्सिंग चैंपियन एक पंच भी नहीं टेक सका तो वो क्या चीज है। वही मुस्कान, अनूप काफी हैरान थे, लेकिन भाव्या काफी सहज थी और मन ही मन खुश भी, क्योंकि विशांत ने वो बात इतनी धीरे बोली थी कि किसी को सुनाई ना दे, लेकिन इतनी भी धीरे नहीं कि उसके ठीक बगल में खड़े उन तीनों को सुनाई ना दे। जिसके बाद मुस्कान और अनूप दोनों भाव्या की तरफ देखने लगे।
जिसे भाव्या ने अनदेखा कर दिया क्योंकि इस वक्त वो वृषांक को देखने में बिजी थी जो अपना काम कर बड़े आराम से खड़ा था। वही बाकी सब अभी भी हैरान खड़े थे। जिसे देख वृषांक बड़े ही कूल अंदाज में कहता है, और किसी को चाहिए मेरा इंट्रो, या फिर किसी को अंदर सिंगिंग, डांसिंग या फिर खुद को प्रपोज कराने का कीड़ा जन्म ले रहा है? अगर हाँ तो अभी बता तो लगे हाथों वो भी हो जाए। वही वृषांक की बातें सुन सबके मुंह पर तो जैसे ताला लग गया था। वही वो सारे सीनियर जो रैगिंग करने जा रहे थे वो सब भी उल्टे पैर निकल लिए। किसी को कुछ बोलता ना देख वृषांक वहां से जाने लगता है। जब उसकी नज़र नताशा पर पड़ती है उसे समझते देर नहीं लगती कि ये सब नताशा का ही किया धरा है। जिस पर वृषांक नताशा के पास जाकर कान में कहता है, लगता है तुम्हारे पापा ने ठीक से तुम्हें समझाया नहीं कि मुझसे या मेरे से जुड़े लोगों से दूर रहो। खैर आज मैं काफ़ी अच्छे मूड में हूँ इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा समझी। ये बोल वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं जसमीत की तो हवा ही टाइट हो गई थी क्योंकि जिसके सहारे वो इतना रौब झाड़ता था उसे तो आज खुद उसके सहारे की जरूरत थी। जिसके बाद मोंटी के दोस्त उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। वही भाव्या तो अभी भी बस वृषांक को जाते हुए देख रही थी, जिसे मुस्कान और अनूप अपना हाथ बांधे देख रहे थे। 16 भाव्या की जलन। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे मोंटी भाव्या को परेशान कर रहा होता है कि तभी वृषांक आकर उसे मोंटी से बचाता है। जिसे देख भाव्या उसे प्यार से देखने लगती है, जिसे अनूप और मुस्कान नोटिस कर लेते हैं। अब आगे भाव्या वृषांक को बड़े आराम से क्लास में जाता हुआ देखने लगती है, जिसे देख भाव्या को उस पर बड़ा प्यार आता है और वो अपने मन में कहती है, ओ गॉड ये इतना हैंडसम क्यों है? मैं इसे जितनी बार देखती हूँ मेरी धड़कन उतनी बार बढ़ जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? ये सोचकर ही भाव्या का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वहीं मुस्कान और अनूप दोनों भाव्या को नोटिस कर रहे होते हैं, जिन्हें भाव्या पर कुछ शक होता है। वही भाव्या अपने ख्यालों से बाहर आती है तब उसकी नज़र अनूप और मुस्कान पर जाती है जो उसे शक भरी निगाहों से घूरे जा रहे तोए हैं। जिसे देख भाव्या को समझा जाता है कि उन्हें शक हो गया है। वही मुस्कान भाव्या से कहती है, अब बताएगी कि क्या चल रहा था? ये फिर कुछ छिपाने का इरादा है? जिसे सुन भाव्या सकपका जाती है और कहती है, अरे तू किस बारे में बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर मुस्कान कहती है, भाव्या देख मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कर समझी। मैं तेरी आंखों से समझ सकती हूँ कि तू मुझसे कुछ छिपा रही है। देख अगर तूने नहीं बताया तो मैं मान लूंगी कि तूने हमें कभी अपना दोस्त माना ही नहीं था और आज से हमारी दोस्ती खत्म। ये बोल वो जाने लगती है, जिसे देख भाव्या उसे रोकती है और कहती है, अरे यार तू बात बात दोस्ती तोड़ने को क्यों कहती रहती है? जिस पर मुस्कान कहती है, क्योंकि तू कभी अपने दिल की बात मुझे नहीं बताती और एक मैं हूँ जो हर बात तुझे बताती हूँ। ये सुन भाव्या कहती है, ठीक है मैं सब बताऊंगी, लेकिन चल पहले क्लास चलते हैं क्योंकि कैंटीन का प्लान तो उस मोंटी ने खराब कर दिया। जिसे सुन तीनों हाँ में सिर हिलाते हुए और क्लास की तरफ निकल जाते हैं। वही क्लास में आज सारी लड़कियां तो बस वृषांक को ही घुरे जा रही थी। एक तो वो इतना हैंडसम लग रहा था, ऊपर से आज जो उसने कुछ देर पहले किया उसके बाद से तो सब उसके और ज्यादा फैन हो गए थे। वही जब भाव्या क्लास में इंटर करती है तो देखती है सारी लड़कियां वृषांक को ही ताड़े जा रही थी, कई तो उससे चिपकने की भी कोशिश कर रही थी। जिसे देख भाव्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने मन में कहती है, देखो तो ये सारी लड़कियों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, कैसे एक लड़के को घूर रही है। लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। वही वृषांक को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसे लड़कियों का इतने पास आना थोड़ा असहज कर रहा होता है। वो जैसे तैसे सारी लड़कियों को अपने पास से हटाता है और क्लास में ध्यान देने लगता है। वही भाव्या की नज़रें तो बस वृषांक पर ही होती है जो उसे एक बार भी नहीं देख रहा होता है। जिसे देख भाव्या को गुस्सा आता है और वो अपने आप से कहती है, देखो तो इसे एक बार भी मेरी तरफ नहीं देख रहा। अरे हम दोनों के बारे में बात ने बनाए, ये बहाना बनाकर बाकी लड़कियों से चिपकने से फुर्सत मिले तब ना। तुम घर चलो, तुम्हें तो वहां बताती हूँ। भाव्या को वृषांक को इग्नोर करना इतना खल रहा होता है कि उसे ये भी पता नहीं चलता कि क्लास कब की खत्म हो गई है और वृषांक को उठकर वहां से चला भी गया था। वही मुस्कान उसे हिलाते हुए कहती है, अरे यार भाव्या कहाँ खो गई है? चल क्लास कब की खत्म हो गई है, चल कैंटीन में चलते हैं। मेरे पेट में तो बेचारे चूहे कबड्डी खेल कर भी थक गए हैं। उद्धरण चिन्ह। तो वो लोग कैंटीन चले जाते हैं जहां मुस्कान अपने लिए खूब सारा खाना ऑर्डर करती है और जैसे ही उनका ऑर्डर आता है वो खाने पर टूट पड़ती है, जिसे भाव्या और अनूप हैरानी से देखे जा रहे होते हैं। वहीं मुस्कान को उन दोनों की निगाहें से तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसका पूरा ध्यान बस खाने पर था। कुछ देर बाद जब उसके पेट में कुछ जाता है तो उसे याद आता है कि उसे भाव्या से वृषांक के बारे में जानना है। तो वो भाव्या से कहती है, अरे हाँ तू बताने वाली थी ना कुछ। जिस पर भाव्या उसे ताने मारते हुए कहती है, ओ तो तुझे याद आ गया कि तेरे साथ कोई और भी है? जिसे सुन मुस्कान कहती है, अरे सॉरी यार, लेकिन क्या करूं, मुझे जब भूख लगी होती है ना मुझे कुछ नहीं दिखता सिवाय खाने के।
जिस पर अनूप कहता है, मोटी तुझे तो वैसे भी कुछ नहीं दिखता। ये बात अनूप ने खुद के इग्नोर किए जाने पर बोली थी, लेकिन मुस्कान को कुछ समझ नहीं आता कि अनूप क्या बोल रहा है। तो मुस्कान कहती है, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है ये। वही अनूप मुस्कान की बातों में ध्यान दिए बगैर कहता है, भाव्या तुम इसे छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। हमें इतना तो पता है कि जिगर और उसके दोस्तों ने तुम्हें परेशान किया था और तुम्हें किसी ने बचाया था, जिसके बाद सबको पता चल गया कि तुम भावेश प्रजापति की बेटी है। लेकिन वो था कौन जिसने तुम्हें बचाया? वहीं अनूप की बात सुन मुस्कान भी कहती है, हाँ हाँ बताओ कौन था वो जिसने तुम्हें बचाया। जिस पर भाव्या एक गहरी सांस लेती है और कहती है, दरअसल मुझे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि वृषांक ही था। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों का ये सुनना था कि दोनों अपना मुंह फाड़े भाव्या तो देखने लगते हैं। तो मुस्कान हैरान से कहती है, तू क्या बात कर रही है? तुझे पता भी है वृषांक ने तुझे बताया था, वो भी जिगर से, वो बंदा जो खुद को भी नहीं बचा सकता, उसने तुझे बचाया था। जिस पर भाव्या उसे देखते हुए कहती है, क्यों आज सुबह देखा नहीं तुम्हें? कहाँ से वो डरपोक लगता है। जिसे सुन दोनों चुप हो जाते हैं, क्योंकि बात तो भाव्या सही कह रही थी। तब भाव्या उन दोनों को तब से लेकर आज जो कुछ भी हुआ वो बताने लगती है। जिसे सुन अनूप और मुस्कान दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। जिन्हें देख भाव्या कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? जिस पर अनूप कहता है, यार यकीन नहीं होता कि उस जैसा इंसान इतना कुछ कर सकता है। अगर वो इतना ही काबिल है तो फिर कॉलेज में इतना डरपोक बनकर क्यों घूमता है? जिस पर मुस्कान उसे मारते हुए कहती है, अरे वो लो प्रोफाइल रखना चाहता होगा, तुम्हें नहीं पता, सारे टैलेंट लोग ऐसे ही होते हैं। वैसे आज वो कितना हैंडसम लग रहा था। फिर वो भाव्या से पूछती है, वैसे भाव्या क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? जिसे सुन भाव्या उसे हैरानी से पूछती है, तो ये क्यों पूछ रही है? जिस पर मुस्कान कहती है, क्योंकि अगर नहीं है तो मेरा एक चांस तो है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। जिसे सुन अनूप को खांसी आ जाती है, तो वही भाव्या को गुस्सा, वो हल्के गुस्से से कहती है, ये तू क्या बोल रही है? जिस पर मुस्कान कहती है, क्यों, मैं क्यों नहीं बन सकती उसकी गर्लफ्रेंड? वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसे वृषांक आता हुआ दिखाई देता है। तो मुस्कान उसे हाथ हिलाते हुए बुलाती है, वृषांक इधर। जिसे सुन वृषांक उस तरफ देखने लगता है, तो उसे वहां भाव्या बैठी दिखाई देती है, तो वो उस तरफ बढ़ जाता है। जिसे देख भाव्या जल भून जाती है। वही वृषांक उन सबके पास आता है, तो मुस्कान उससे कहती है, अरे वृषांक बैठो ना, तुम भी हमारे साथ बैठो। जिसे सुन वृषांक वहां बैठ जाता है। जिसे देख अनूप और भाव्या दोनों को ही अच्छा नहीं लगता। वहीं मुस्कान वृषांक को अपना बर्गर ऑफर करते हुए कहती है, वृषांक ये लो तुम भी खाओ, ये बहुत टेस्टी है। जिसे भाव्या और अनूप हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि मुस्कान ने आज तक उन्हें कभी अपना खाना खाने नहीं दिया था और यहाँ खुद वृषांक को ऑफर कर रही थी। ये सब देख अनूप अब वृषांक को अपने दुश्मन की नजरों से देखने लगता है। लेकिन फिर सुबह के वृषांक के कारनामे को याद कर खुद ही डर जाता है कि वो उससे सामना कैसे करेगा। वही भाव्या भी मुस्कान के इस तरह चिपकने से काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। उधर वृषांक मुस्कान के ऑफर को हंसते हुए मना कर देता है और अपने लिए चाय ऑर्डर करता है। जिसके बाद वो और मुस्कान दोनों बातें करने लगते हैं। वहीं उन्हें अपनी चलती निगाहों से अनूप और भाव्या देख रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों ने तो उन दोनों की पूरी तरह इग्नोर ही कर दिया था। कुछ देर बातें करने के बाद मुस्कान कहती है, वृषांक हमें भाव्या ने सब बता दिया है तुम्हारे बारे में, और सच कहूँ तो मैं तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि तुमने मेरी फ्रेंड की हेल्प की और अब से तुम भी हमारे ग्रुप का हिस्सा होगे। जिस पर वृषांक भी उसे हंसते हुए हाँ कहता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वृषांक का फोन बजता है। जिसे देख वृषांक सबसे कहता है, अच्छा अब मुझे कुछ काम करना है तो मैं चलता हूँ। फिर भाव्या की तरफ मुड़ते हुए कहता है, मैंने ड्राइवर अंकल को कह दिया है, वो तुम्हारा बाहर ही वेट कर रहे हैं, तुम यहाँ से घर चली जाना। ओके, मुझे जरा काम है तो मैं चलता हूँ। ये बोल वो वहाँ से निकल जाता है। जिसे भाव्या अपनी गुस्से भरी निगाहों से देखती रहती है। वहीं मुस्कान उसे देख एक हल्की सी मुस्कुराहट देती है। असल में तो उसे सुबह ही पता चल गया था कि भाव्या के मन में वृषांक के लिए कुछ फीलिंग आ गई है। इसी वजह से मुस्कान वृषांक के करीब होकर बातें कर रही थी, ताकि वो श्योर हो सके कि जो वो सोच रही है वो सही। और अब उसे यकीन हो गया था कि भाव्या जरूर उसे लाइक करती है। वही वृषांक तुरंत फोन उठाकर कहता है, हाँ विशाल, मैं निकल चुका हूँ, बस आ रहा हूँ। असल में वो फोन और किसी का नहीं बल्कि विशाल का ही था, जो उसे पूजा के लिए बुला रहा था। कुछ ही देर में वो वहां पहुंच जाता है और सारी पूजा विधि विधान से करता है और ऑफिशियली अपने आर की कंपनी की शुरुआत करता है। जिसे एक बाद वो और विशाल अपने कैबिन में बैठे बात कर रहे थे, तो वृषांक विशाल से पूछता है, विशाल क्या हुआ, कोई डील मिली? जिस पर विशाल अपना मुंह लटका लेता है और कहता है, नहीं सर, कोई भी हमारे साथ डील साइन नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी को भी हम पर भरोसा नहीं है। जिसे सुन वृषांक विशाल को हार ना मानने को कहता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी विशाल को कुछ याद आता है और वो कहता है, सर एक मिनट।
जिसे सुन विशांक रुक जाता है और पूछता है, क्या हुआ विशाल? तो विशाल कहता है, सर सबने तो मना कर दिया, लेकिन एक है जिन्हें मैंने अप्रोच किया था, लेकिन वहां से कुछ भी जवाब नहीं आया है, लेकिन मैंने पता किया है उनके बारे में, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम वाली डील है, तो क्या आप करना चाहेंगे? जस्ट 17 नामुमकिन कुछ भी नहीं। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे मोंटी को विशांक ने सबक सिखाया और बड़े ही कुल अंदाज में क्लास में चला गया। वहीं जब भाव्या क्लास में आती है तो विशांक को लड़कियों से घिरा हुआ पाती, जिसे देख उसे काफ़ी जलन होती है। वहीं ये सब भी काफ़ी नहीं था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मुस्कान भी विशांक को पसंद करने का नाटक करने लगती है, जिससे भाव्या और अनूप दोनों ही जल भून उठते हैं। वहीं विशांक अपने ऑफिस की पूजा करता है और विशाल से पूछता है कि क्या कोई डील मिली, जिस पर विशाल बताता है नहीं। अब आगे विशांक विशाल को निराश न होने को कहता है और मेहनत करने का बोल वहां से निकलने लगता है। तो विशाल कहता है, सर एक मिनट, जिस पर विशांक रुक जाता है और विशाल से पूछता है, हाँ विशाल बोलो। तो विशाल कहता है, सर असल में एक डील है, लेकिन वो लगभग नामुमकिन है, क्या आप करना चाहेंगे? जिस पर विशांक कहता है, विशाल नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं होता, तुम ये बताओ कि डील क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि कर सकते हैं या नहीं। उद्धरण चिन्ह। जिस पर विशाल कहना शुरू कहता है, सर ये प्रोजेक्ट कानूनी दांव पेंच से जुड़ा है। असल में सर ये प्रोजेक्ट मिस्टर हेमंत दास जी का है। दास कंपनी के मालिक आप तो जानते ही होंगे, उन्हें कुछ दिन पहले काफ़ी न्यूज में थे। जिस पर विशांक कहता है, हाँ जानता हूँ, उनका कोई मॉल किसी अनाथ आश्रम के बीच में आ रहा है, जिसके लिए वो न्यूज में थे। तो विशाल कहता है, सर मैं उसी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। असल में ये प्रोजेक्ट 60 करोड़ का है, लेकिन अनाथ आश्रम की वजह से कोई कंपनी उसे लेने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर हम ये प्रोजेक्ट सही से कर ले गए तो हमें काफ़ी फायदा होगा। उद्धरण चिन्ह। जिस पर विशांक कुछ देर तक तो कुछ सोचता है, फिर वो एकदम से विशाल से कहता है, क्या तुम मुझे वो लैंड दिखा सकते हो जिस पर हेमंत जी मॉल बनवाना चाहते हैं? जिसे सुन विशाल एक पल को हैरान हो जाता है, लेकिन फिर तुरंत अपने ख्यालों से निकलकर कहता है, जी सर बिल्कुल, हम अभी ही चल सकते हैं। ये सुन विशांक कहता है, तो फिर देर किस बात की, चलो। ये बोल वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वहीं विशांक रास्ते से बहुत सारा सामान खाने को लेता है और सीधा अनाथ आश्रम के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में अनाथ आश्रम के सामने खड़ा होता है, जिसे देख विशाल पूछता है, सर हम यहाँ क्यों आए हैं? जिस पर विशांक कहता है, नामुमकिन को मुमकिन करने। ये बोल वो अंदर निकल जाता है और जाकर उस अनाथ आश्रम के मालिक से मिलता है और उन्हें 2 लाख रुपये डोनेशन देते हुए बच्चों से मिलने की बात कहता है, जिस पर वो मालिक भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी बच्चों से मिलवाते हैं। वहीं बच्चे भी विशांक से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। विशांक उन बच्चों के साथ खेलने लगता है और साथ ही साथ उस पूरे जगह को अच्छे से देख भी रहा होता है। ये सब करते करते शाम हो जाती है, तो वो वहां से जाने की इजाज़त मांगता है। तभी उसकी नज़र सामने लगे कुछ सामानों पर पड़ती है, जो कि वहीं के बच्चों ने बनाए होते हैं, जिन्हें देखता वहां के मालिक देख लेते हैं। तो विशांक से कहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ के बच्चों ने ही बनाई है, लेकिन फंड्स की कमी के कारण हम इसे बेच नहीं पाते। ये सुन विशांक कुछ सोचने लग जाता है, फिर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहता है, अच्छा सर अब इजाज़त चाहूँगा। तो अनाथ आश्रम के मालिक भी उसे विदा करते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी विशांक की नज़र उस जमीन के ठीक बगल में पड़ती है, जहाँ एक बिल्डिंग होती है, जिसे देख विशांक विशाल को गाड़ी रोकने को कहता है। वहीं विशाल गाड़ी रोक पूछता है, क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम? जिस पर विशांक उससे पूछता है, विशाल ये बिल्डिंग किसी है? जिस पर विशाल कहता है, पता नहीं सर, लेकिन मैं पता लगा कर बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन विशांक उसे चलने को कहता है और खुद कुछ सोचने लगता है। कुछ ही देर में उसका घर आ जाता है, जहां विशांक उतरता है और विशाल वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी विशांक उसे रोकता है। जिस पर विशाल उसे रोकते हुए कहता है, क्या हुआ सर? तो विशांक कहता है, विशाल उस बिल्डिंग के मालिक के साथ साथ हेमंत जी के बारे में भी मुझे पूरी जानकारी चाहिए, और हाँ हेमंत जी के कंपनी से कहो कि हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं और उनसे मीटिंग फिक्स करो। ये सुन विशाल हैरानी से उसे देखने लगता है और अपने मन में सोचता है, ऐसे ही एक दिन में इन्होंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया और इतने कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये इंसान क्या चीज़ है। वहीं विशांक अब तक विशाल को ना जाता देख उसे पूछता है, क्या हुआ विशाल, कुछ दिक्कत है? जिस पर विशाल अपने होश में आता है और कहता है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, मैं उन्हें बोल देता है और मीटिंग फिक्स करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो वहां से निकल जाता है। वहीं विशांक भी वहां से निकल जाता है और घर के अंदर अपने ही ख्यालों में आ रहा होता है कि तभी उसे आवाज आती है, आज फिर लेट आए हो तुम? ये सुन वो पीछे मुड़ता है तो देखता है भाव्या अपना हाथ बांधे खड़ी थी, जिसे वो विशांक से नाराज हो, जिसे विशांक भी नोटिस कर लेता है, लेकिन उसे लगता है कि आज वो उसे आइसक्रीम नहीं खिलाने ले गया, इसीलिए वो नाराज है। जिसे याद आते ही वो कहता है, अरे हाँ तुम्हारी आइसक्रीम ना, चलो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन भाव्या, जो पहले से ही गुस्से से भरी हुई थी, उसका गुस्सा अब काबू से बाहर हो गया था। वो अपनी कमर पर हाथ रख कर कहती है,
मैं उस वजह से नहीं नाराज हूँ। जिसे सुन वृषांक को कुछ समझ नहीं आता कि अगर वो इस वजह से नाराज नहीं है तो फिर किस वजह से नाराज है। वो नासमझी से पूछता है, तो फिर तुम किस वजह से नाराज हो? ये सुन भाव्या कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं किस लिए नाराज हूँ। जिस पर वृषांक कहता है, अगर मुझे पता होता है तो मैं तुमसे क्यों पूछता। जिस पर भाव्या कहती है, आज कॉलेज में क्या कर रहे थे तुम? जिस पर वृषांक बड़ी ही मासूमियत से पूछता है, मैं क्या कर रहा था? फिर उसे याद आता है कि उसने मोंटी को मारा था, वो भी भाव्या को बचाने के चक्कर में। उसे लगता है भाव्या उस वजह से नाराज है, तो वो कहता है, अच्छा तो तुम उस वजह से नाराज हो? अरे वो तो मेरा फर्ज था, वो तुम्हें तंग कर रहा था इसीलिए मैं उस मोंटी को मारा। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस तरह की बातें सुन भाव्या को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो एक इतनी आसान बात भी नहीं समझ रहा है। लेकिन फिर वो अपना गुस्सा शांत करते हुए कहता है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ये सुन वृषांक कहता है, तो तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो भाव्या कहता है, आज जो तुम कॉलेज में लड़कियों से हंस हंस कर बातें कर रहे थे और फिर जो तुम मुस्कान के साथ फरलेट कर रहे थे, मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। उसकी ये बात सुन अब वृषांक को सारा मामला समझ आ गया कि भाव्या को जलन हो रही है इस बात से, जिसे जान वृषांक मन ही मन मुस्कुरा रहा था और उसे खुशी भी थी ना जाने क्यों। लेकिन वो इस बात को अपने चेहरे पर ना लाते हुए और भाव्या को चिढ़ाने के इरादे से कहता है, अरे अच्छा। वो फिर शर्माते हुए कहता है, अब मैं क्या करूं? जब वो लड़कियां ही मुझसे आकर बात कर रही थी तो मैं उन्हें कैसे मना कर देता, और मुस्कान तो कितनी स्वीट है और अच्छी बातें करती है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वही वृषांक को इस तरह शर्माता और ऐसी बात करता देख और ज्यादा चीड़ जाती है और गुस्से से कहती है, वृषांक मुझे नहीं पसंद कि तुम उन लड़कियों से बात करो, वो लोग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और जहाँ तक रही बात मुस्कान की, तो उसे अनूप पसंद करता है, आज से नहीं कई सालों से, इसलिए तुम उन दोनों के रास्ते में मत आओ। ये सुन वृषांक को तो खूब हंसने का मन करता है, क्योंकि इस वक्त भाव्या उस बच्चे की तरह लग रही थी जिसके सामने इंजेक्शन है और वो कह रही है मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता है, जबकि वो अपना हाथ भी पीछे खींच रही है। लेकिन साथ ही साथ वृषांक को उस पर बड़ा प्यार भी आ रहा था। लेकिन फिर भी वो उसे चिढ़ाने के लिए कहता है, अरे तो क्या हुआ, अभी कहा तो नहीं है ना, मतलब मेरा अभी चांस है। जिसे सुन भाव्या अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और अपना पैर पटक कर वहां से जाने लगती है। वो वहां से जाती कि तभी वृषांक उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे भाव्या की पीठ उसकी तरफ होती है। वहीं वृषांक भाव्या के नजदीक आकर उसके कान में कहता है, तुम्हें इतना जलने की जरूरत नहीं है, मैं मुस्कान में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता, और रही बात उन लड़कियों की तो वो भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, समझी। वृषांक उसके कानों में ये बात कहता है। इस वक्त वृषांक भाव्या के बेहद नजदीक खड़ा था और बोलते वक्त उसकी गर्म सांस भाव्या की शरीर में सिरहन पैदा कर रही थी, जिससे ना चाहते हुए भी भाव्या की आंखें बंद हो गई थी। वही वृषांक ये बोल उसके पास से हट गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी भाव्या की नजदीकी अफेक्ट कर रही थी। उधर जैसे ही उसने वृषांक की पूरी बात सुनी, वो खुशी हो गई और बिना कुछ बोले वहां से भाग गई। उसे इस तरह भागते देख वृषांक हंस देता है और फिर अपने कमरे में आ जाता है। वही भाव्या सीधा अपने कमरे में जाकर रुकती है और अपने दिल पर हाथ रखती है, जो बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। फिर उसे वृषांक के कहे शब्द याद आते हैं कि वो मुस्कान या उन लड़कियों को पसंद नहीं करता। ये याद आते ही वो खुशी से नाचने लगती है, क्योंकि आज पूरा दिन वो इसी बात से परेशान थी कि अगर वृषांक को भी मुस्कान पसंद हुई तो क्या होगा। लेकिन अब जब वृषांक ने वो सब बोल दिया था तो अब जाकर उसे चैन मिला था। वही वृषांक अपने कमरे में आते ही अभी जो हुआ उसे भूलकर अपने काम के बारे में सोचने लग जाता है और अपने प्लान को रेडी करने लगता है, जो उसे मिस्टर हेमंत दास को दिखाना था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि मिस्टर दास जरूर इस मीटिंग के लिए मान जाएंगे। अब ये देखना है कि क्या होता मीटिंग में। चाहे 18 भावेश और कौशल्या जी की लव स्टोरी। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे विशाल ने हेमंत दास के प्रोजेक्ट के बारे में वृषांक को बताया, तो उसने उस अनाथ आश्रम जाकर सब देखकर उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करने के लिए मीटिंग फिक्स करने को विशाल को कह दिया और खुद उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचने लगा। अब आगे वृषांक रात भर उस प्रोजेक्ट के बारे में ही सोचता रहा और अपना प्लान बनाता रहा। वो इस काम में इतना खो गया था कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि उसे काम करते करते सुबह हो गई है। जब उसका काम खत्म हुआ तो उसने देखा बाहर सूर्य देव अपनी चमक बिखेरने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे देख वृषांक के मन में भी एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था, क्योंकि ये उसके अपने राह पर चलने की पहली सीढ़ी थी। वो अपना नित्य काम कर पूजा में बैठ गया और हर बार की तरह आज भी सबकी नींद उसके जाप से ही खुली। उन लोगों की तो जैसे आदत हो गई थी वृषांक का जाप सुनकर उठने की। वही वृषांक पूजा कर आज भगवान से उनके दूसरे मौके के लिए धन्यवाद बोला और हमेशा उसके साथ रहने की कामना की। जिसके बाद सब नाश्ते की टेबल पर बैठ गए तो कौशल्या जी वृषांक से पूछती है, वृषांक बेटे कॉलेज में सब कैसा चल रहा है, कहीं कोई परेशान तो नहीं। जिस पर वृषांक को कौशल्या जी का इस तरह पूछना काफी अच्छा लगता है, तो वो बड़े प्यार से कहता है, नहीं आंटी कोई परेशानी नहीं है। वही भावेश जी बैठते हुए पूछते हैं,
और भाव्या को किसी ने परेशान तो नहीं किया था ना कल। जिस पर वृषांक कहता है, नहीं सर, वो बस कल कुछ सीनियर्स ने उनकी रैगिंग लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ये होने नहीं दिया और बाकी सब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। वही भावेश अपने लिए सर और कौशल्या जी के लिए आंटी सुन वृषांक से पूछते हैं, अरे भाई, कौशल्या के लिए आंटी, मेरे लिए सर क्यों, इतना भेदभाव क्यों वृषांक? जिसे सुन जहां वृषांक चुप हो जाता है तो वहीं कौशल्या जी हंसते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि मैं आपकी तरह खड़ूस नहीं हूं जो बस काम की बातें करता है। जिसे सुन भावेश जी कहते हैं, अच्छा मैं खड़ूस हूं, मत भूलो इसी खड़ूस के पीछे तुम कॉलेज में पागल थी। ये सुन कौशल्या जी शर्मा जाती है और उन्हें डांटते हुए कहती है, क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं, ये तो देखिए कहाँ पर है। तो वही वृषांक भी मुस्कुरा देता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, ऐसा क्या मम्मा, आप कॉलेज में पापा के पीछे पागल थी? उद्धरण चिन्ह। सब पीछे मुड़ते हैं तो वहां भाव्या खड़ी थी जो हमेशा की तरह सिंपल पहनावे में थी, लेकिन वृषांत को तो वो इस संसार की सबसे खूबसूरत लड़की लगती थी। वहीं भाव्या भी वृषांत की नजरें खुद पर महसूस कर पा रही थी, लेकिन कल रात के बाद भाव्या की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो वृषांत से नजरें मिला पाए, इसलिए उसने उसे ना ही देखना सही समझा, क्योंकि वो जब भी वृषांत को देखती थी वो बस पिघलने लग जाती थी। वही भावेश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आ गई मेरी राजकुमारी, वैसे मैंने सही कहा, तुम्हारी मम्मा मेरे लिए कॉलेज में पागल थी। जिसे सुन भाव्या कौशल्या जी की तरफ देखने लगती है जो बस गुस्से से भावेश जी को घुरे जा रही थी। वहीं भावेश जी तो कौशल्या के घुरेने भर से ही चुप हो गए थे। भाई, कुछ हो, इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अपनी बीवी के आगे हमेशा डरा ही रहता है। लेकिन भाव्या कहाँ शांत रहने वाली थी, वो कौशल्या जी से बोली, माँ प्लीज पापा को भुना बंद करो। फिर भावेश जी कर तरफ मुड़कर बोली, बताओ ना पापा, आप लोग कैसे मिले थे कॉलेज में? उद्धरण चिन्ह। तो भावेश जी बताना शुरू करते हैं, बेटा मैं तब कॉलेज का सबसे हैंडसम बंदा हुआ करता था, सारी लड़कियां मुझ पर मरती थी, लेकिन मैं भी बहुत सख्त था, कभी किसी को भाव नहीं दिया, हमेशा मुझे अटेंशन जो मिलती थी। लेकिन तुम्हारी माँ ना मेरे टक्कर की थी, आते ही पहले ही दिन किसी गलतफहमी के चलते इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया, लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली तो मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगी, तो मैं भी क्या करता, मैं ठहरा सीधा आदमी, माफ कर दिया। जिसे सुन कौशल्या जी बोली, अच्छा जी, बड़े सीधे थे आप, उसके बाद क्या हुआ ये भी तो बताए। जिस पर भावेश जी अपने दांत दिखाते हुए कहते हैं, उसके बाद क्या, कुछ नहीं, हम दोनों मिले और हमें प्यार हो गया। उद्धरण चिन्ह। जिस पर कौशल्या जी कहती है, अच्छा तो पूरी बात नहीं बताई जाएगी आपसे? जिस पर भाव्या बोली, तो आप बता दो ना माँ। जिस पर कौशल्या जी कहती है, मैंने इनसे माफ़ी को मान ली, लेकिन इन्होंने माफ़ नहीं किया, तो मुझे इसने माफ़ी मांगने के लिए इनके पीछे पीछे दौड़ना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी मुलाकातें होने लगी और हम एक दूसरे को जानने लगे। फिर तो माफ़ी एक बहाना रहती इनसे मिलने के लिए। मुझे तो ये एहसास हो चुका था कि मैं इन्हें पसंद करने लगी हूँ, लेकिन एक दिन मैंने इन्हें एक लड़की के गले लगते हैं हुए देख लिया, जिसे देख मेरा तो दिल ही टूट गया। मैं बहुत रोई थी उस दिन और वहाँ से निकल गई। इन्होंने भी मुझे देख लिया था और मेरे पीछे आए, लेकिन मैं इनसे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वहाँ से निकल गई। उद्धरण चिन्ह। तब ये मेरे पीछे पीछे भागे, लेकिन मेरा दिल इतना टूट चुका था कि मैं वहां नहीं और अपने घर आ गई, लेकिन इन्हें कहाँ चैन था। ये महाशय मेरे घर भी टपक पड़े और सबके सामने मुझे प्रपोज किया। जिसे सुन भाव्या खुशी से उछलते हुए कहती है, वो माँ पापा तो बहुत रोमांटिक निकले। जिस पर भावेश जी ने कहा, अरे काहे का रोमांटिक, उसके बाद तुम्हारे नाना और मामा ने मिलकर मेरे जो भरता बनाया था उसके बारे में तुम्हारी माँ कहाँ बताएगी? जिसे सुन भाव्या हैरानी से पूछती, पापा मतलब नानू और मामू ने मिलकर आपको मारा था? जिस पर कौशल्या जी कहती है, तो हरकतें भी तो ऐसी ही थी इनकी उस जामने, जब प्यार को अच्छा नहीं समझा जाता था तब इन्होंने मेरे ही घर वालों के सामने मुझे ही प्रपोज किया, तो मार तो पड़ेगी ही ना। तो भाव्या पूछती है, तो फिर क्या हुआ माँ? जिस पर कौशल्या जी कहती है, मुझे भी इन्हें मार खाता देख अच्छा नहीं लगा, आखिर प्यार जो करती थी इनसे, लेकिन वो जो मैंने देखा उसे भी भूल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं इन्हें हॉस्पिटल में मिलने नहीं गई। लेकिन उसी दिन मुझे उस लड़की का कॉल आया, उसने मुझे बताया कि मैंने जो देखा वो गलत था। असल में तो वो मुझे एक भाई की तरह दिलासा दे रहे थे, क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी और मैं आगे पढ़ना चाहती थी, जिस वजह से इन्होंने उसकी मदद की, जिसका धन्यवाद करने वो उस दिन उनके गले लगी थी। जिस पर भाव्या पूछती है, फिर क्या हुआ माँ? तो कौशल्या जी कहती है, फिर क्या था? मुझे ये सुन काफी बुरा लगा कि मैंने अपने प्यार पर विश्वास नहीं किया, तो मैं तुरंत इसने मिलने के लिए घर से निकल ही रही थी कि तब तक इनके पापा यानी तुम्हारे दादू अपने पूरे परिवार को लेकर आ गए। असल में तुम्हारे दादू और नानू काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन अलग अलग जगह रहने की वजह से ज्यादा मिल नहीं पाते थे। यही कारण था कि हम दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। मैं जब निकलने लगी तभी तुम्हारे दादू गुस्से से हमारे घर आ गए, जिन्हें देख तुम्हारे नाना जी को बहुत खुश हुए, लेकिन तुम्हारे दादू ने गले मिलते हुए कहा, दोस्त मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, क्योंकि तुम्हारे शहर में मेरे बेटे पर हमला हुआ। मुझे वो आदमी चाहिए जिसने ये सब किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
वही तुम्हारे नानू भी ये सुन गुस्से से बोले, अच्छा इस शहर में इतनी किसी हिम्मत हो गई कि मेरे यार के बेटे पर हाथ उठा दिया। फिर तुम्हारे मामू से बोले, बेटा उस आदमी को ढूंढ कर मेरे पास लाओ, मैं उसे खुद सजा दूंगा। फिर बोले, यार चल जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं, तेरा बेटा अकेला होगा। लेकिन अभी तक वो नहीं जानते थे कि वो जिसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद ही है। तभी तुम्हारे नानू ने मुझे भी साथ चलने को कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे पापा से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुए उनसे ये कहने की, तो मैं भी मन मार कर उनके साथ चल दी। कुछ ही देर में सब हॉस्पिटल में थे और जब तुम्हारे नानू ने तुम्हारे पापा को देखा तो उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वैसा ही कुछ हाल तुम्हारे मामू का भी था। लेकिन इन सब से बेखबर तुम्हारे दादू ने गुस्से में कहा, यार मेरे बेटे की ऐसी हालत करने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। जिस पर तुम्हारे नानू सिर झुकाए सामने आकर खड़े हो गए, बोले, यार तेरा गुनहगार मैं ही हूँ, मैंने ही तेरे बेटे की ऐसी हालत की है। जिसे सुन पहले तो तुम्हारे दादू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर वो शांत होकर पूछे, ऐसा क्या कर दिया था मेरे बेटे ने कि तुम्हें ये सब करना पड़ा। जिस पर उन्होंने सारी बात बता दी। जिसे सुन तुम्हारे दादू गुस्से से तुम्हारे पापा से पूछे, भावेश क्या ये सच कह रहे हैं। जिस पर ये अपना सिर झुकाकर हाँ में सिर हिला दिए। जिसे देख तुम्हारे दादू मुस्कुरा दिए। फिर तुम्हारे नानू की तरफ देखकर बोले, यार सच कहूँ तो मैं भी यही चाहता था कि तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बने। क्या तुम अपनी बेटी को मेरे घर की लक्ष्मी बनने दोगे। जिस पर मेरे पापा ने मुझे देखा, जिसे पूछ रहे हो क्या वो भी भावेश को पसंद करती है। जिस पर मैं भी शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दिया। जिसे देख तुम्हारे नानू भी खुश हो गए। जिस पर भाव्या ने पूछा, फिर क्या हुआ माँ। जिस पर कौशल्या जी ने कहा, फिर क्या था, उसी हॉस्पिटल में मेरी शादी तुम्हारे पापा से तय कर दी गई और हम दोनों का कॉलेज खत्म होते ही हमारी शादी हो गई। जिसे सुन भाव्या ताली बजाते हुए कहता है, वो पापा आपकी स्टोरी तो किसी मूवी जैसी है। जिस पर भावेश जी कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है ये मूवी वालों का क्या सपना आता है ऐसी स्टोरी लिखने का। वो लोग हम पर ही तो वो भी स्टोरी बनाते हैं। जिसे सुन भाव्या हंस देती है तो वही वृषांक भी मुस्कुरा देता है, क्योंकि इस तरह का माहौल कभी उसने अपने पिछले जन्म में नहीं देखा था। उसे तो ये भी पता था कि उसके माँ पापा कैसे मिले थे, क्योंकि वो बहुत छोटा था जब उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी थी और उसके बाद पापा अपने काम में इतना बिजी हो गए कि इस तरह की बातें करने का उसे मौका ही नहीं मिला। वही भाव्या अपने और वृषांक के बारे में सोच रही थी। उनकी स्टोरी भी तो कॉलेज से शुरू हुई है, क्या उनकी स्टोरी भी इसी तरह हैप्पी होगी। 19 जीनियस वृषांक। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे भावेश और कौशल्या जी अपनी लव स्टोरी भाव्या को बताते हैं, जिसे सुन भाव्या अपने और वृषांक के बारे में सोचने लगती है। अब आगे भावेश और कौशल्या जी की बातें सुन भाव्या अपने और वृषांक के बारे में सोचने लगती है और कहती है, क्या मेरी भी स्टोरी ऐसे ही हैप्पी होगी। वो अपनी चोर नजरों से वृषांक को देखती है। कल रात के कारनामे के कारण भाव्या वृषांक से नजरें मिलाने से बच रही थी, वही वृषांक भी उसे ऐसा करते हुए देख रहा था और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। कुछ ही देर में दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, जहां वापस से कॉलेज की सारी लड़कियां वृषांक से चिपकने लगती है, जिसे देखना चाहते हुए भी भाव्या जेलस हो जाती है। ये सब कम था कि मुस्कान तो आकर सीधा वृषांक के गले ही लग जाती है, जिसे देख अनूप और भाव्या दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जहां अनूप को वृषांक का खून करने की इच्छा हो रही थी, वहीं भाव्या अपने ही दोस्त को धोखेबाज कह रही थी। वहीं मुस्कान और वृषांक भी भाव्या और अनूप को देखने लगती है। जहां मुस्कान भाव्या को चिढ़ाने के लिए ये सब कर रही थी, वहीं वृषांक को भी भाव्या और अनूप को चिढ़ाने में मजा आ रहा था, क्योंकि उसने कल ही अनूप की आंखों में मुस्कान के लिए प्यार और अपने लिए चीड़ दोनों देख ली थी। वो चाहता था कि अनूप जल्द से जल्द मुस्कान को प्रपोज कर दे, जिससे मुस्कान उससे चिपकना बंद कर दे। सब क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही शांति से 2 दिन बीत जाते हैं, जहां भाव्या वृषांक और मुस्कान को साथ देख परेशान थी। वहीं वृषांक इन सब बातों पर ध्यान न दे अपने काम में लगा रहा था। उसने हेमंत जी को दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया, बस एक चीज कंफर्म करनी रह गई थी, अगर वो हो जाए तो उसका प्लान तैयार था। अगले दिन भाव्या, मुस्कान, अनूप और वृषांक अपनी क्लास करने जाते हैं, जो कि राजेश सर की थी, जो उन्हें मैथ पढ़ाते थे। वो उस कॉलेज के बहुत अच्छे टीचर हुआ करते थे। काफ़ी मेहनत के बाद उन्हें वहां नौकरी मिली थी। लेकिन कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा अपना रंग बदलता है, उसी तरह वो भी यहाँ कर दूसरे टीचरों को देखकर अमीर बच्चों के पेरेंट्स से अलग से गिफ्ट्स लेकर उनके बच्चों को अच्छे से पढ़ाना और बाकी के बच्चों को अलग ट्रीट करना शुरू कर दिया था, जिससे जो गरीब बच्चे या स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे बच्चे थे वो उन्हें अपनी टीचिंग से बेइज्जत करते रहते थे। और उनका टारगेट वृषांक था, क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए जसमीत और नताशा ने कहा था, जो कि उनकी स्टूडेंट थे, जिनसे उन्हें काफ़ी पैसे मिलते थे। इन सब बातों से बेखबर वृषांक क्लास में जा रहा होता है कि तभी उसे विशाल का कॉल आता है, जिसे वो एक कोने में जाकर लेता है और बोलता है, हाँ बोलो विशाल, जो काम कहा था हो गया। जिस पर विशाल कहता है, जी सर, मैंने हेमंत जी और उस बिल्डिंग के ओनर के बारे में बात कर लिया है, जिसकी पूरी जानकारी मैंने आपको मेल कर दी है, आप चेक कर लीजिए।
और एक बात सर, आपने सही कहा था, मिस्टर हेमंत हमसे मीटिंग के लिए मान गए हैं, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। जिस पर विशांत पूछता है क्या प्रॉब्लम है, तो विशाल कहता है सर उन्होंने मीटिंग कल ही रखी है। जिसे सुन विशांत कहता है कल क्यों रखी है। जिसे सुन विशाल को लगता है कि इतने कम टाइम में वो कैसे प्रेजेंटेशन बना पाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं। तो विशाल कहता है सर मैं एक बार और बात कर उनसे थोड़ा और टाइम मांगने के लिए कहता हूँ। जिस पर विशांत कहता है नहीं विशाल, मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि उनसे बात करो और पूछो कि क्या आज ही वो मीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भले टाइम हो लेकिन मेरे पास नहीं है। ये सुनकर तो विशाल अपनी चेयर से गिर ही जाता है और अपने मन में कहता है क्या इसका मतलब इन्होंने प्लान तैयार भी कर लिया। क्या इन्हें इतना यकीन था कि वो मान ही जाएंगे। आखिर क्या चीज़ है ये आदमी, मुझे तो अब इससे डर लगने लगा है। क्या है फ्यूचर देख सकता है। वही विशाल को कुछ ना बोलता देख विशांत कहता है विशाल कहाँ खो गए, मैंने जो बोला तुमने सुना। जिस पर विशाल अपने होश में आते हुए कहता है जी जी सर मैंने सुन लिया, मैं उनसे बात करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ सर। ये बोल वो फ़ोन कट कर देता है। वहीं ये सुन विशांत भी अपने क्लास में चला जाता है और सबसे पीछे बैठकर विशाल की भेजी हुई जानकारी पढ़ने लगता है, जिसे पढ़ उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो कहता है चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो जानकारी पढ़ने में इतना खो जाता है कि उसे ये ध्यान ही नहीं रहता कि राजेश जी कब से उसे ही घुरे जा रहे हैं। वही पूरी क्लास ये देख विशांत के लिए सॉरी फील करने लगती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था आज विशांत की खैर नहीं। वही राजेश एक सवाल बोर्ड पर लिखकर वो चौक विशांत की तरफ मारते हैं, लेकिन विशांत भले ही किसी भी काम में बिजी हो लेकिन उसकी आंखें और कान हमेशा चारों तरफ रहते हैं। वो उस चौक को बिना देखे ही पकड़ लेता है, जिसे देख सारे हैरान रह जाते हैं। वहीं राजेश जी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चिल्लाते हुए कहता है विशांत स्टैंड अप। जिसे सुन विशांत बिना कोई सवाल किए खड़ा हो जाता है, जिसे देख पूरी क्लास जहां विशांत के लिए परेशान होती है, वहीं जसमीत और नताशा मुस्कुरा रहे होते हैं कि आज तो विशांत की अच्छी खासी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे जो होगा उससे तो न सिर्फ वो बल्कि राजेश सर भी हिल जाएंगे। वहीं राजेश जी विशांत पर चिल्लाते हुए कहता है ध्यान कहाँ है तुम्हारा, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और तुम अपने फ़ोन में बिजी हो। मैथ कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है जिसे तुम हल्के में ले रहे हो। अगर तुम्हें इतना ही आता है तो इतने बड़े कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन क्यों लिया, मेरिट से ही आ जाते हैं। तुम जैसे बच्चे ना यहाँ पर सिर्फ तमाशा करने ही आते हैं। तुम जैसे बच्चों ने इस कॉलेज के माहौल को गंदा कर रखा है। अगर सब कुछ आता है तुम्हें तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आओ और इस सवाल को सबको करके दिखाओ। वही विशांत उनकी इतनी कड़वी बातें सुन गुस्सा तो बहुत था, लेकिन वो टीचर थे, वो उन पर गुस्सा नहीं कर सकता था। और गलती भी उसी की थी कि वो क्लास में बैठकर फ़ोन चला रहा था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी को उसके बैकग्राउंड की वजह से इस तरह का ट्रीटमेंट मिले। उसे याद आता है कि ये इस तरह और भी कई बच्चों के साथ कर चुके हैं। ये सब याद आते ही विशांत सोचता है इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वहीं अनूप बोर्ड पर लिखा सवाल देख हैरान रह जाता है और परेशान हो जाता है, जिसे मुस्कान और भाव्या दोनों देख लेते हैं। मुस्कान पूछती है अबे तुझे क्या हुआ है, तू क्यों इतनी टेंशन में आ गया। जिस पर अनूप कहता है अबे टेंशन में तो विशांत आ जाएगा ये सवाल देखकर। जिसे सुन भाव्या पूछती है तू क्या बोल रहा है। जिस पर अनूप उसे बताता है अबे ये सवाल मैथ की सबसे पॉपुलर मैगजीन में पब्लिश हुआ था, जिसे आज तक सिर्फ एक ही बंदा सॉल्व कर पाया है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद कोई भी उस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये सवाल पिछले मंथ की मैगजीन में पब्लिश हुआ था। ये सवाल देकर राजेश सर सिर्फ विशांत को बेइज्जत करना चाहते हैं। उनका तो प्लान ही यही था। जिसे सुन भाव्या और मुस्कान समझ जाते हैं कि ये काम किसका है और वो गुस्से से जसमीत और नताशा की तरफ देखने लगते हैं, जो उन्हें ही देखकर स्माइल कर रहे थे। जिसे देख भाव्या को बहुत गुस्सा आता है और साथ ही साथ विशांत की टेंशन भी होती है। वो बस भगवान से प्रार्थना कर सकती थी कि उसे किसी तरह बचा ले राजेश सर से, लेकिन उसे क्या पता था अब जो होने वाला है वो तो राजेश सर की भी हैरान कर देगा। उधर विशांत उस सवाल को देखता है, जिसे देख उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये वही सवाल था जिसे आज तक सिर्फ एक ही इंसान सॉल्व कर पाया था, जैसा कि अनूप ने बताया। लेकिन वो एक इंसान और कोई नहीं बल्कि विशांत राजशेखर ही था, जिसने उस सवाल को सॉल्व करके उस साल का मैथ कंपटीशन जीता था। लेकिन उसने उस सवाल के जवाब को कहीं लिखा नहीं था, जिसके बाद किसी को उसका सोल्यूशन नहीं मिला था। विशांत अपने चेयर से उठता है और बोर्ड की तरफ जाने लगता है कि तभी उसका फ़ोन में एक मैसेज आता है, जो कि और किसी का नहीं बल्कि विशाल का ही था, जो उसे बता रहा था कि हेमंत जी मान गए हैं और मीटिंग 2 घंटे बाद है। जिसे देख विशांत मुस्कुरा देता है और वापस अपना फ़ोन जेब में रख लेता है और बोर्ड की तरफ बढ़ जाता है। वहीं राजेश जी तो काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि विशांत जैसा स्पोर्ट्स कोटे से आया स्टूडेंट ये सॉल्व नहीं कर पाएगा, जिसके बाद वो उसे खूब बेइज्जत करेंगे, जिसका कि जसमीत और नताशा चाहते थे। लेकिन उनका ये प्लान तब फ्लॉप हो जाता है जब विशांत बिना कुछ बोले राजेश जी से चौक लेता है और उस सवाल का सोल्यूशन लिखने लग जाता है।
जिसे देख न सिर्फ राजेश जी बल्कि पूरी क्लास हैरान थी, क्योंकि सबको उस सवाल के बारे में पता था। वही सॉल्यूशन काफ़ी लंबा था जिसे करने में काफ़ी टाइम जाने वाला था, जो कि वृषांत के पास कम था क्योंकि उसे मीटिंग अटेंड करने जो जाना था। तो उसने अपने दूसरे हाथ का भी उपयोग करने का फैसला किया, जिसके बाद वो अपने दोनों हाथों से उस सवाल का जवाब लिखने लग गया। ये सब देखकर तो बाकी बच्चे और ज़्यादा हैरान हो गए। उन्हें तो अब अपने आप को टैलेंटेड कहने में भी शर्म आ रही थी। अगर वो सब टैलेंटेड है तो फिर वृषांत क्या था? सबके मन में यही चल रहा था कि अगर वृषांत इतना ही टैलेंटेड है तो फिर वो ऐसा क्यों रहता था और उसने स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन क्यों लिया। वहीं राजेश जी की तो हालत और भी खराब थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वृषांत सच में उस सवाल का जवाब दे देगा, क्योंकि उस सवाल का जवाब तो उन्हें भी नहीं आता था। उन्होंने तो बस ये सवाल उस मैगजीन में देखा था और वृषांत को बेइज्जत करने के लिए इस सवाल का इस्तेमाल किया। वहीं कुछ ही देर में वृषांत ने उस सवाल का जवाब पूरा कर दिया था, जिसे देख सब हैरान थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उन्होंने जो देखा वो क्या था। वहीं वृषांत बड़े आराम से राजेश जी के पास जाकर कहता है, ये लीजिए हो गया आपके इस सुकौल सवाल का जवाब। जिसे सुन राजेश जी गुस्से से कहते हैं, वृषांत ये कैसे बात कर रहे हो तुम? मुझसे मत भूलो मैं तुम्हारा टीचर हूँ। जिसे सुन वृषांत कहता है, नहीं सर आप मेरे टीचर नहीं है, एंड प्लीज़ खुद को टीचर कहकर टीचरों की बेइज्जती मत करिए, क्योंकि टीचर यानी गुरु, जिसका स्थान हमारे वेदों में माता पिता से भी ऊपर रखा गया है। लेकिन आपने तो इस शब्द के मायने ही बदल दिया। आपने उन अमीर बच्चों को अपना ईमान तक बेच दिया। आप पैसे की लालच में इतना अंधे हो गए कि गुरु का असली कर्तव्य क्या होता है तक भूल गए। अरे कम से कम अपनी ना सही अपने गुरु का तो ख्याल किया होता, जो आपको इस लायक बनाया। लेकिन खुद आज भी उस टूटे मकान में रहते हैं, क्या वो नहीं अमीर बन सकते थे? अगर उन्होंने आप जैसा कुछ किया होता तो क्या आप यहाँ तक पहुँचते? मुझे पता है सर आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की थी, लेकिन आप ऐसे कैसे बन गए? सर आज जब आपके गुरु आपको देखते होंगे तो उन्हें आप पर शर्म आती होगी, क्योंकि उन्होंने तो एक गरीब और होनहार बच्चे को गणित सिखाई थी, लेकिन वही बच्चा आज उनके सिखाए गणित का अपमान कर रहा है। जैसे माता पिता अपने सभी बच्चों को एक नज़र से देखते और प्यार करते हैं, आपको भी वही करना चाहिए था, लेकिन आपने तो कुछ और ही शुरू कर दिया, इसलिए आप मेरे गुरु नहीं है। ये सब सुन राजेश जी को बहुत अपमानित महसूस हुआ। उन्हें अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदगी भी हो रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को वादा किया था कि वो भी उनकी तरह सभी बच्चों को एक नज़र से देखेंगे, फिर वो चाहे अमीर हो या गरीब। लेकिन वो कब ऐसे बन गए उन्हें भी नहीं पता चला। वही वृषांत वहाँ से और कुछ न बोलकर वहाँ से निकल गया, जिसे सब जाता देखते रहे। पूरी क्लास में शांति छाई रही। सबको वृषांत की बात जहाँ सही लग रही थी, वहीं जसमीत और नताशा को अपने प्लान फ्लॉप होने से गुस्सा आ रहा था। 20 मिस्टर हेमंत से मुलाकात। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे नताशा और जसमीत ने मिलकर राजेश सर से वृषांत को बेइज्जत करने का प्रोग्राम बनाया था, जिसके तहत राजेश सर ने वो सवाल दिया जो आज तक कोई हल नहीं कर पाया था, लेकिन वृषांत ने उनका घमंड तोड़ वो सवाल हल कर दिया। अब आगे वृषांत अपनी बात कह वहां से निकल गया। वहीं राजेश सर को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो यहाँ क्या करने आए थे और पैसे की चमक ने उन्हें क्या बना दिया था। उन्हें वहाँ खड़ा रहना भी अब अपनी बेइज्जती लग रही थी, तो वो भी वहाँ से निकल गए। इधर पूरी क्लास अभी भी शांत थी। उन्हें तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था जो अभी अभी कुछ देर पहले हुआ था। होश में आते ही अनूप कहता है, क्या ये वही वृषांत था जिसे हम जानते थे, जो पढ़ाई में बेकार हुआ करता था, डरपोक और अंडर कॉन्फिडेंट था? अगर वो सच था तो अब जो हम देख रहे हैं वो क्या है, और अगर ये सच था तो वो वैसे क्यों बना फिरता था? उद्धरण चिन्ह। कहीं इसमें किसी दूसरे की आत्मा तो नहीं आ गई? ये सुन मुस्कान कहती है, अबे क्या बोले जा रहा है, कुछ तो सोच समझ के बोल, मतलब कुछ भी दूसरे की आत्मा आ गई? अबे ये सब फिल्मों में होता है, रियल में नहीं। ये सुन अनूप भी चुप हो जाता है, क्योंकि बात तो मुस्कान की सही थी, लेकिन उन्हें क्या पता कि भगवान शिव कुछ भी कर सकते हैं और जो वो सोच रहे हैं वह सही है। उधर वृषांत वहां से निकल सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि टाइम कम था इसलिए वो जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हेमंत वृषांत के ऑफिस आ चुके थे। असल में मिस्टर हेमंत 40 साल के एक काफ़ी सुलझे हुए और समझदार आदमी थे। उन्होंने 24 की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया था, जो अब काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया था, लेकिन अभी भी वो एक छोटे स्केल पर काम करते थे। ये प्रोजेक्ट उनके लिए बड़ा बनने की तरफ पहला कदम था, इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट को काफ़ी सीरियसली ले रहे थे। मिस्टर हेमंत वृषांत के ऑफिस के सामने खड़े होकर यही सोच रहे थे कि क्या ये मेरा काम कर पाएंगे। विशाल के कहने पर मैं यहाँ आ तो गया हूँ, देखते हैं क्या होता है। असल में मिस्टर हेमंत विशाल को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और ये भी जानते थे कि बजाज ने उसके साथ धोखा किया था, लेकिन वो तब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि विशाल किसी कंपनी ने काम करने लगा है और वो उनके उस प्रोजेक्ट के बारे बात करना चाहता था, तो वो फौरन मान गए थे। उन्हें विशाल के टैलेंट पर पूरा भरोसा था। मिस्टर हेमंत बाहर खड़े यही सब सोच रहे थे कि तभी विशाल बाहर आकर उन्हें वेलकम करता है और कहता है, हेलो सर कैसे हैं आप, आइए ऊपर चलते हैं। जिसे सुन मिस्टर हेमंत भी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। लिफ्ट में मिस्टर हेमंत विशाल से पूछते हैं,
विशाल, मीटिंग की बात तो कल की हुई थी ना, तो फिर तुम लोगों ने मीटिंग आज ही क्यों करने को कही? जिस पर विशाल कहता है, क्योंकि सर बॉस ही चाहते थे कि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि जितनी जल्दी डील साइन होगी उतनी ही जल्दी काम शुरू हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मिस्टर हेमंत हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, अच्छा अभी मीटिंग हुई भी नहीं और तुम्हारे बॉस को यकीन है कि डील साइन हो ही जाएगी? कमाल है, इतना विश्वास खुद पर। जिसे सुन विशाल मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो आपको कुछ देर में पता लग ही जाएगा कि उन्हें खुद पर कितना विश्वास है। फिर मिस्टर हेमंत विशाल से पूछते हैं, वैसे विशाल, तुम्हारे बॉस की सच में तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने तुम्हें जॉब पर रखा, ये जानते हुए कि तुम बिजनेस में ब्लैक लिस्टेड हो, फिर भी उन्होंने तुम्हें काम पर रखा। जिसे सुन विशाल कहता है, हाँ सर, उनकी सच में तारीफ तो करनी पड़ेगी, वो किसी से नहीं डरते, यहाँ तक कि राकेश बजाज से भी नहीं। ये सुन हेमंत जी मुस्कुराते हैं। फिर पूछते हैं, क्या तुम्हारे बॉस आ गए हैं? जिस पर विशाल कहता है, नहीं सर, दरअसल उन्हें आने में कुछ समय लगेगा, उनकी क्लास लेट में खत्म हुई थी जिसकी वजह से वो थोड़ा लेट हो जाएंगे। मिस्टर हेमंत ये सुन चलते चलते रुक जाते हैं और हैरानी से मुड़ते हुए पूछते हैं, क्लास लेट खत्म हुई मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर विशाल कहता है, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके कॉलेज में क्लास थोड़ी लेट खत्म हुई, इसलिए उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन आप चिंता मत करिए, उन्हें किसी को वेट कराने की आदत नहीं है, वो मीटिंग के टाइम पर पहुँच जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुन हेमंत जी थोड़े गुस्से से कहते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो विशाल, तुम्हें पता भी है ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना अहम है और तुम इसे किसी कॉलेज में पढ़ रहे बच्चे के हाथ में देने को कह रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी मैं सोचूं कि आखिर इस शहर में बजाज के खिलाफ जाने की किसकी हिम्मत हो गई। अरे उस बच्चे को पता भी है कि तुम बिजनेस से ब्लैक लिस्टेड हो, उसे पता भी है बजाज की ताकत क्या है। मैं अपना प्रोजेक्ट किसी बच्चे के हाथ में नहीं दे सकता, समझे? मेरा टाइम खराब कर दिया, मुझे पता होता तो मैं कभी आता ही नहीं यहाँ। ये बोल मिस्टर हेमंत गुस्से से वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं विशाल ये सुन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहता है, सर अब आप ही गए हैं तो मीटिंग करने में क्या हर्ज है? आखिर आपने टाइम तो खराब कर ही लिया है ना, और क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? जबकि आप जानते हैं कि अगर मैंने उन्हें अपना बॉस माना है तो वो कोई आम इंसान तो नहीं होगा, मुझे टैलेंट की पहचान करनी आती है। ये सुन हेमंत जी कहते हैं, भले ही तुम कितना भी क्यों ना बोल लो, लेकिन मैं अपना प्रोजेक्ट किसी बच्चे के हाथ में नहीं दूंगा, समझे? उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो वहां से जाने लगते हैं तो विशाल को भी अब थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तो वो कहता है, मिस्टर हेमंत जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि सिवाय हमारे आज तक किसी ने भी ये प्रोजेक्ट करने के लिए हामी नहीं भरी है। यहाँ तक कि आप तो मिस्टर बजाज के पास भी गए थे ना, क्या हुआ? उन्होंने भी मना नहीं कर दिया था और बाकियों ने तो आपके प्रोजेक्ट को लेने तक से मना कर दिया था, तो आप हमें एक मौका क्यों नहीं देकर देखते? ये सब सुन मिस्टर हेमंत जाते जाते रुक जाते हैं। बात तो सही थी विशाल की कि सिवाय उनके किसी ने भी अभी तक इस प्रोजेक्ट को करने से मना ही किया था, एक यही थे जिन्होंने इसे करने को कहा है। उन्हें रुकता देख विशाल मुस्कुराने लगता है और उनके पास आते हुए कहता है, मिस्टर हेमंत, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डील साइन ही करें, लेकिन आप एक बार सुन तो सकते ही हैं जो मेरे बॉस कहना चाहते हैं। क्या पता आप खुद ही इस प्रोजेक्ट को आज ही साइन करने पर अड़ जाएं। ये सुन हेमंत जी को भी लगता है कि सुनने में कोई बुराई नहीं है, क्या पता जो काम कोई नहीं कर पाया वो ये कर दी। ये सोच वो मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है विशाल, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर रुक रहा हूँ, लेकिन मुझसे इस बात की उम्मीद मत करना, मैं तुम्हें ये डील दे ही दूंगा। ये सुन विशाल मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है सर, जैसे आप चाहें। फिर वो दोनों मीटिंग रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। वहां पहुंच हेमंत जी अंदर जाने को होते हैं कि विशाल कहता है, सर अंदर जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि आप मेरे बॉस पर बिल्कुल भी अभी यकीन नहीं कर रहे हैं और ये जायज़ भी है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज जब आप इस मीटिंग रूम से बाहर निकलेंगे तो अपनी ज़िंदगी में चाहकर भी बॉस को कभी भूल नहीं पाएंगे और आप ही यहाँ से जाने से पहले मुझसे कहेंगे कि वाकई बच्चे में दम है। उद्धरण चिन्ह। विशाल की बात सुन हेमंत जी सोच में पड़ जाते हैं और बिना कुछ बोले अंदर चले जाते हैं। वहीं कुछ ही देर में वृषांक भी ऑफिस पहुंच जाता है। उसने आज व्हाइट शर्ट और ग्रे पैंट पहन रखी थी जिसमें वो काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। ऊपर से उसका वो बादशाह वाला ऑरा लोगों को अपनी सीट से खड़ा होने पर मजबूर कर दे रहा था। वो बिना किसी को कोई जवाब दिए सीधे मीटिंग रूम में चला जाता है और जाकर मिस्टर हेमंत के सामने खड़ा हो जाता है। वहीं मिस्टर हेमंत अपनी गर्दन उठाकर देखते हैं तो सामने एक 21-22 साल का लड़का खड़ा था। गहरी काली आंखें जिनमें दुनिया जीते का जुनून था, चेहरे पर इतना तेज कि राजा को भी अपने ऊपर शर्मा जाए, लेकिन चेहरे पर एक मासूमियत जो कि उस उम्र के बच्चों के चेहरे पर होती है नजर आ रही थी। ये सब देखना चाहते हुए भी मिस्टर हेमंत अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। वहीं वृषांक उन्हें देख ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो मिस्टर हेमंत, मैं वृषांक, इस कंपनी का ओनर। ये सुन हेमंत जी हैरानी से उसे देखते रहते हैं और कहते हैं, तुम तो वाकई काफी छोटे हो, क्या सच में तुमने इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हामी भरी थी? जिसे सुन वृषांक मुस्कुराते हुए कहता है,
मिस्टर हेमंत किसकी की काबिलियत का उसकी उम्र से क्या लेना देना है, और जहाँ तक मुझे याद है आप भी मुझसे कोई बहुत बड़े नहीं थे जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो क्या आप तब काबिल नहीं थे? ये सब कहने की बातें हैं मिस्टर हेमंत, चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वृषांक स्क्रीन के सामने चला जाता है और अपनी पेन ड्राइव निकाल अपने लैपटॉप में लगता है और प्रेजेंटेशन शुरू करते हुए कहता है, तो मिस्टर हेमंत, जिसका कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो लैंड जिस पर आप शॉपिंग मॉल बनवाना चाहते हैं, लेकिन आपकी परेशानी ये है कि इस जमीन के एक साइड में एक अनाथ आश्रम है जिसे आप वहां से हटा नहीं पा रहे हैं, और साथ ही साथ आपका बजट भी मेकिंग, मार्केटिंग और बाकी सब मिलाकर 70 करोड़ है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बिना उस आश्रम को हटाए आपको ये प्रोजेक्ट सिर्फ 63 करोड़ में रेडी मिल सकता है और आपका प्रॉफिट दुगना हो सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ये सुन मिस्टर हेमंत कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा नहीं बोल गए? मैंने लगभग सभी कंपनी ने ये प्रोजेक्ट बजट की वजह से करने से मना कर दिया था, ये कहकर कि ये काफ़ी कम है और तुम इसे और कम में करने को कह रहे हो, और वो भी आश्रम को बिना हटाए। इस तरह तो हमें लैंड ही कम पड़ जाएगी, और तुम तो इस प्रोजेक्ट से मुझे दुगाना फ़ायदा कराने की बात कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है शायद। फिर अपने आप से कहते हैं, मैं सुन ही क्यों रहा हूँ ये सब? उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो उठकर जाने लगते हैं तो वृषांक कहता है, मिस्टर हेमंत, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, प्लीज़ मेरा निवेदन है कि पहले आप मेरी पूरी बात सुन ले, उसके बाद ही कोई फैसला करें। ये सुन मिस्टर हेमंत वापस बैठ जाते हैं तो वृषांक कहना शुरू करता है, तो मिस्टर हेमंत, जैसा कि आप जानते हैं कि हम उस अनाथ आश्रम को वहां से हटा नहीं सकते, और रही बात लैंड कम होने की, तो उसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। फिर स्क्रीन पर पॉइंट करते हुए कहता है, हम इस बिल्डिंग को खरीद सकते हैं। जिसे सुन हेमंत जी कहते हैं, लेकिन उसका ओनर उसे बेचने को तैयार नहीं है। जिस पर वृषांक कहता है, वो पुरानी बात थी, लेकिन अब वो इस बिल्डिंग को बेचने को तैयार है, और वो भी 10 करोड़ में। ये सुन मिस्टर हेमंत हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी उस बिल्डिंग के ओनर से बात करी थी, लेकिन वो तब बेचने को तैयार नहीं था। वही वृषांक आगे कहता है, हम इस बिल्डिंग को यूज कर सकते हैं जिससे हमें लैंड कम नहीं पड़ेगी। जिसके बाद वृषांक उन्हें अपना डिज़ाइन दिखाते हुए कहता है, और यह है आपके उस मॉल का डिज़ाइन जो कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। इस डिज़ाइन की मदद से आपका 53 करोड़ में बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं मिस्टर हेमंत मॉल का डिज़ाइन देख काफ़ी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो वाकई में काफ़ी शानदार था। अब तक किसी भी कंपनी ने इस तरह का डिज़ाइन नहीं बनाया था। मिस्टर हेमंत को मॉल का डिज़ाइन तो पसंद आ गया था, लेकिन बात थी पैसों की। तो मिस्टर हेमंत कहते हैं, तो ये तो ऑलरेडी 63 करोड़ हो गए, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि मेरा सारा काम ही 63 करोड़ में हो जाएगा। जिस पर वृषांक अपनी वही डेविल स्माइल देता है और कहता है, अब आते हैं मेन